दूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे को टीचिंग लाइन का। अकाउंटेंट बनाने का नहीं, अकाउंटेंट बनाने का एक्सपीरियंस मुझे 3 से 4 साल का है। तो 3-4 साल से मैं पिछले यही काम कर रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा दिया, चाहे वो ऑनलाइन हो और चाहे ऑफलाइन हो। और ये जो अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है वो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी देखेंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली से हैं, कुछ स्टूडेंट मुंबई से भी हैं। तो चलिए वो तो देखा जाएगा, अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कई लोगों का जो सबसे पहला डाउट आता है कि आप बेसिक चीजें बताओगे कि एक्सपर्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके बताओगे। तो मैं एक बात पहली क्लास में ही क्लियर कर दूं कि बेसिक अकाउंटेंट नहीं बनना। बेसिक अकाउंटेंट कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ मतलब कुछ भी नहीं का मतलब 10-15 हजार तो कमा ही लेते हैं वो भी, बट बेसिक अकाउंटेंट बन के कभी भी नहीं रहना। मैं जो भी इस पूरे कोर्स में बात करूंगा वो एक्सपर्ट अकाउंटेंट की बात करूंगा, मैं एक्सपर्ट की तरह ही आपको बताऊंगा। समझ आ गया? यानी हम थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, चीजों को ज्यादा एडवांस लेवल पे सीखेंगे। अब बात करते हैं कि भाई अच्छा चलो मान लेते हैं मैं एक्सपर्ट अकाउंटेंट हूं, तो मुझे आनी क्या क्या चीजें चाहिए। तो अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपको देखो बेसिक चीजें, सबसे पहले तो आपको भाई टैली आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो टैली तो आनी ही चाहिए, वो भी लेटेस्ट वाला वर्जन। जो अभी कई लोग टैली ईआरपी 9 कहते हैं कि हमने बहुत पहले सीखा था, 3 साल पहले टैली ईआरपी 9 आता है। तो देखो वो सारी चीजें अब धीरे धीरे बंद हो रही है, तो आपको बेटर लेटेस्ट वर्जन आना चाहिए। और सिर्फ टैली नॉर्मल चलाने नहीं आना चाहिए, उसमें रिपोर्ट्स निकालने आना चाहिए या फिर बहुत सारी चीजें, यानी एडवांस लेवल का सारा काम करने आना चाहिए, तब जाके आप एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनते हो। जीएसटी आनी चाहिए, जीएसटी की रिटर्न आनी चाहिए, वो भी अच्छे लेवल पे, एडवांस लेवल पे। सेम इसी तरह इनकम टैक्स, आईटीआर, ये भी, ताकि अब आप बोलोगे इनकम टैक्स आईटीआर का क्या ज्यादा काम है, हम क्या जॉब करने जाएंगे तो आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी? नहीं, लेकिन आप एक्स्ट्रा अर्निंग तो करना चाहोगे ना। कल हमने लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि भाई आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, सिर्फ जॉब के भरोसे नहीं रहना, जॉब के साथ साथ अपना खुद का काम भी स्टार्ट करना है। तो अपना खुद का काम स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था थोड़ी बहुत आईटीआर की नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि थोड़ी बहुत क्यों, अच्छी नॉलेज लो, मैं तो आपको पूरी अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। इनकम टैक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। सेम इसी तरह मैंने बताया था एडवांस की नॉलेज, एक्सेल की एडवांस नॉलेज होनी चाहिए आपको। एक्सेल की, एक्सेल में आता है आप में से किसी को, कोई बताएगा? किसी को आता हो एक्सेल तो हाथ उठाओ। किसी को एक्सेल नहीं आता? टैली किसी को आता हो तो एकदम ही जीरो से सब, या बताना नहीं चाह रहे कि भाई बेइज्जती हो जाएगी। जैसे मैं जानता हूँ एक लड़के को, सद्दाम को, इसको आता है थोड़ा बहुत टैली, बट बता नहीं रहा। तो चलो अच्छी बात है भी, आप बता रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक्सेल भी आपको आना चाहिए, वो भी एडवांस लेवल पे। इसके बाद टीडीएस टीसीएस की रिटर्न आपको आनी चाहिए। अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग पूरा आप एज ए अकाउंटेंट आपका क्या क्या काम होगा वो आपको आना चाहिए, वो मैं बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी चीजें बताऊंगा। और साथ में आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब आप बोलोगे यार अगर नहीं आती तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश मुझे चाहिए भी नहीं, और मैं कभी भी इस चीज पे नहीं फोकस करता कि भाई आप इंडिया में रहते हो तो हिंदी आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए। मैं कहता हूं देखो भाई सीधी सी बात है, आपको ग्रोथ करना है कैरियर में, अपने कैरियर में आगे जाना है। कैरियर में आगे जाना है तो जितनी इंग्लिश की जरूरत है उतनी आनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश में एक्सपर्ट बन जाओ, एकदम बहुत जबरदस्त बोलो और लगातार बोलते जाओ और चुप भी मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए हमें। इस लेवल की इंग्लिश कभी चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए, इतनी इंग्लिश चाहिए जिससे आप इंटरव्यू में कम से कम फेस कर पाओ। ठीक है, इतनी इंग्लिश चाहिए कि आपके सामने कोई बोल के अगर निकल जाए तो पता तो चले कि गाली दिया कि क्या दिया, कि कुछ बात बोल के गया। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो इंग्लिश वाला देखो एक अलग मैटर है। मैं ये नहीं कह रहा आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हो, बट इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। बोलने नहीं आती है, पढ़ने तो आना चाहिए ना। पता चले कोई नोटिस आ गया और आप पढ़ के ही नहीं बता पा रहे कि भाई क्या लिखा हुआ है। तो इतनी बेसिक इंग्लिश तो मेरे ख्याल से सबको आती है अगर कोई 12वीं पास है तो। ठीक है, इसीलिए हम 12वीं पास के बाद ही एडमिशन लेते हैं। दूसरी चीज, ये जितनी चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे कोर्स में कंप्लीट कराया जाएगा अच्छे लेवल पे, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। दूसरी बात, ये सब कराने के बाद, और चलो ये तो मैं करा दूंगा, लेकिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? एक तो रेगुलर क्लास अटेंड करना। पता चले मजे ले रहे हो, आज मन नहीं कर रहा नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। चाहे काम हो, आपको कोई बहुत अर्जेंट काम हो तो बात अलग है। अब आपके में से कई लोग कहेंगे कि अरे आप तो, आपने बोला था ना रिकॉर्डिंग क्लास दे दोगे, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? अगर बाई चांस कोई क्लास मिस हो जाती है तो क्या दिक्कत है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे हम अगले दिन। मैं सजेस्ट करूंगा ही नहीं भाई, रिकॉर्डिंग का पैसा दे नहीं रहे हो आप तो ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, और जो एटमोस्फेयर यहाँ मिलेगा वो घर पे नहीं बैठ के मिलने वाला। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो रेगुलर आओ। आप कभी भी घर पे ये मत सोचना कि वीडियो देख लूंगा या ये कर लूंगा वो कर लूंगा, काम पेंडिंग रह जाता है। तो बेटर है कि भाई यहाँ आ रहे हो, बहुत मजबूरी हो तो बात अलग है, पर मजबूरी नहीं है तो छुट्टी नहीं करनी, आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है। दूसरी बात, जितने भी असाइनमेंट मैं देने वाला हूं, चाहे मैं आपको कोई होमवर्क दूं, चाहे मैं कोई आपको असाइनमेंट दूं कि ये काम करना है तो कंप्लीट करना है और सेम डे कंप्लीट करना है।
आज दिया तो मैक्सिमम आप कल तक कंप्लीट करोगे, अगली क्लास तक डिले नहीं करना, पहले तो ये चीज क्लियर रखना। अगर ज्यादा चीजें डिले होती जाती हैं तो फिर डिले होती जाती हैं और फिर मुझे लास्ट में दिक्कत होती है जॉब लगाने में। तो जॉब तभी लगती है जब आपको भी अच्छी नॉलेज हो ना। आपको पता है आप किसी कंपनी में जाके कभी ये नहीं बोलोगे मैं फ्रेशर हूं रख लो, फ्रेशर हूं तो पैसे भी देना चाहेगा फ्रेशर की तरह। तो आपको यहां से सीखने के बाद जाके कंपनी में बोलना है कि भाई मैंने काम किया है, मुझे अच्छी नॉलेज है, आप मेरे इंटरव्यू ले लो और मेरे को रख लो जॉब पे। तो जब आप बोलोगे इस चीज को क्लेम कर रहे हो कि मेरे को अच्छी नॉलेज है, जब आप इस चीज को क्लेम कर रहे हो कि भाई मेरे को अच्छी नॉलेज है, तो अच्छी नॉलेज दिखानी पड़ती है ना, स्पीड दिखानी पड़ती है ना। आप ये सोचो, मैं कह रहा हूं मेरे को टैली आती है, फिर उसने बोला चलो भाई 3 एंट्री करके दिखा दो, उसने 3 एंट्री दे दी और मैं उस 3 एंट्री को करने में 10 मिनट लगा रहा हूँ, 5 मिनट लगा रहा हूँ या 3 मिनट भी लगा रहा हूँ, तो भाई सब डिले हुआ ना प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी जॉब करते समय। एक बार की बात बताता हूँ, मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, मेरे पास एक लड़का आया, मैं इंटरव्यू ले रहा था। आप बोलोगे भाई आप क्यों इंटरव्यू लेते हो? हम भी इंटरव्यू लेते रहते हैं, मैंने भी काम किया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बहुत सारी कंपनियों का काम देखता हूँ, तो उनके कंपनियों के कई बार इंटरव्यू भी मैं लेता रहता हूँ। तो मैं ले रहा था, तो मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मतलब स्टूडेंट क्या, इंटरव्यूअर, इंटरव्यू देने आया एक लड़का, और आके मुझसे बोल रहा है कि भैया मतलब मेरे को सर मेरे को अच्छी नॉलेज है, मैंने काम कर रखा है, मैंने जॉब कर रखी है 2 साल। मैंने कहा चलो अच्छे भाई, 2 साल। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, उसने जवाब भी दे दिया। जवाब दे दिया इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं सीखा था। फिर मैंने उसको एक वो दिया, मतलब बिल दिया, मैंने कहा इसकी एंट्री करके दिखा दो मुझे। अब उसने क्या किया, सबसे पहला काम अगर टैली पे एंट्री करने जाते हो तो सबसे पहला काम होता है डेट चेंज करना। सबसे पहला काम, आप बिल पे देखोगे जो डेट है वो डेट डालोगे आप टैली पे, फिर काम करोगे। अच्छा, जब आप डेमो, अभी मैं आपको जो सिखाऊंगा तो वो डेमो वाला सिखाऊंगा। डेमो वाला टैली पता है ना आपको, एजुकेशनल मोड सुना होगा आपने, तो एजुकेशनल मोड में सिखाऊंगा। तो क्या करते हैं बच्चे, एजुकेशनल मोड पे डेट चेंज नहीं होती, तो डेट चेंज करने की आदत ही नहीं होती। तो उसने जब भी सीखा है, उसने सीखा है कहीं से, एजुकेशनल मोड पे ही काम किया है, उसने रियल लाइफ में काम नहीं किया। वो जैसे ही उसने टैली में एंट्री की मेरे को पता चल गया, क्योंकि उसने डेट चेंज नहीं की। तो मैंने उसको बोला भाई कहाँ कौन सी कंपनी में काम किया, फिर मैंने 10-12 चीजें पूछ ली, जैसे कि भाई उस कंपनी में काम किया तो बताओ डेली के कितने बिल बनते थे, या फिर उस कंपनी का महीने का टर्नओवर कितना था। तो वो कंफ्यूज हो गया और इसी में मुझे पता चल गया उसने काम नहीं किया है। अब क्योंकि उसको नॉलेज थी तो मैं रख तो लूंगा अपनी कंपनी में, लेकिन पैसे दूंगा कम। सीधी सी बात है भाई, कम देना चाहते हैं, वो फ्रेशर ही तो है, हमने पता चल गया, हमने बोला 15,000 में करना है तो करो, नहीं तो मत करो, जाओ। तो वो बंदा भी तैयार हो गया कि ठीक है भाई कभी काम तो नहीं किया। यानी कि एक बात समझ लो, अगर कोई सीए इंटरव्यू ले रहा है आपका, तो उसको पता चल जाएगा आपको काम, आपने काम किया है कि नहीं किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं यहीं पे कंप्लीट करो ना असाइनमेंट। आप ये 6 महीने जॉब की तरह ही ट्रीट करो ना इस चीज को। आप जॉब पे आए हो, आप ये मानो कि आप जॉब पे आए हो, मैंने आपको काम दिया है, वो काम करना है। जब काम करते रहोगे तो एक्सपीरियंस आता रहेगा अपने आप, और लगेगा कि मैंने कंपनी में काम किया है। और फिर जब जॉब का इंटरव्यू देने जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और जॉब करने जाओगे तो भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप सोचते हो ये तो क्लास है, सुनना है, चले जाना है, तो फिर वही दिक्कत आएगी आपको। सुनना है, समझना है, करना है। और आपको ये बात तो पता ही होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आप परफेक्ट बन जाओगे, और फिर आपको कोई पहचानने वाला नहीं है कि भाई आपको काम नहीं आता। और आपने यहां से निकलने के बाद 6 महीने भी किसी कंपनी में काम कर लिया तो मोटा पैसा कमाओ, उसके बाद अच्छा पैसा कमाना शुरू करो। चलो, ये तक की बात तो मैंने बताई कि भाई हम सिखाएंगे, फिर प्रैक्टिस कराएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है, मजाक में नहीं लेना चीजों को, और कंप्लीट करना है। ये यहां तक की बात तो हो गई। लेकिन उसके बाद भी मैं आपका मॉक इंटरव्यू करवाऊंगा। मॉक इंटरव्यू क्या होता है? मॉक इंटरव्यू का मतलब, हम अभी तो आप देख रहे हो ये वाला ऑफिस बन रहा है, बट हमारा दूसरा ऑफिस ऑलरेडी तैयार है, और ये वाला ऑफिस भी कुछ दिन में तैयार हो जाएगा, मोस्टली 15 दिन लगेंगे और ये पूरा ऑफिस अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि हम बाहर से किसी को बुलाएंगे जिस जो आपका इंटरव्यू लेगा। बाहर से कोई बंदा आएगा, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो किसी और लाइन का एक्सपर्ट अकाउंटेंट हो, वो आपका इंटरव्यू लेगा और हम रिकॉर्डिंग करेंगे, पूरे इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, ताकि जब हम रियल में इंटरव्यू देने आपको भेजे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जब आप रियल में इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उससे पहले आपने 4-5 बार इंटरव्यू दे दिया होगा, हमारा मॉक इंटरव्यू, जिसमें आपकी जो भी गलतियां होंगी हम बता देंगे ये गलती हो रही है, ताकि आप उसे सॉल्व कर लो। समझ आ गया? सीधा हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले क्या सिखाऊंगा आपको बता देता हूं। वैसे एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि भाई किस चीज में कितना टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं सबसे ज्यादा टाइम लगाऊंगा, सबसे ज्यादा टाइम वो टैली पे लगाऊंगा। सबसे ज्यादा टाइम पूरे कोर्स में, ये जो पूरा कोर्स है हमारा 6 महीने का, उसमें जो सबसे ज्यादा टाइम आपको लगाऊंगा मैं टैली पे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार टैली पे इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रहे हो भाई, जीएसटी सिखाओ ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है दिख रही है मुझे, इनकम टैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मैं एक बात बता दूं, टैली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर आप 8 घंटे जॉब करते हो किसी कंपनी में, आप किसी भी कंपनी में जाते हो 8 घंटे जॉब करते हो, तो आप मुझे अंदाजा लगाओ कि कितने देर आप टैली पे बैठोगे। कम से कम 6 आवर्स।
8 घंटे की जॉब में कम से कम 6 घंटे आप टैली पे बैठ के कोई ना कोई काम कर रहे होगे, चाहे वो रिपोर्ट्स निकालना हो, चाहे वो एंट्रीज करना हो, चाहे वो जीएसटी की डाटा मेंटेन करना हो, चाहे टीडीएस का डाटा मेंटेन करना हो, सब कुछ आप टैली पे ही करोगे। तो एक बात समझ जाना कि जो हम सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो टैली पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। समझ आ गया? तो ये मत बोलना कि भाई टैली चल रही है बहुत लंबी चल रही है, भाई टैली ही आपका कैरियर बनाएगी। और रही बात जीएसटी की, तो जीएसटी की रिटर्न जो होती है महीने में एक बार फाइल करनी होती है, आपको पता है? यानी आप यहां से जब निकलने के बाद जाओगे जॉब करने, तो महीने में सिर्फ एक दिन 1 घंटे के लिए जीएसटी की रिटर्न फाइल करोगे, बाकी दिन नहीं। तो सारा टाइम जो आपको देना है वो किस पे देना है? टैली पे। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी हमारी वो होगी एक्सेल की, उस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो एक्सेल पे इतना काम नहीं करवाती, लेकिन कुछ कंपनियां होती है जो एक्सेल पे काम करवाती है, तो आपको एक्सेल की भी क्लास रेगुलर अटेंड करनी है। एक बार और टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि भाई टाइमिंग क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं अभी की हमारी जो क्लासेस होंगी MWF में होगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। बैच शुरू हो जाएगा 5:30 पे और खत्म होगा 7 PM पे। ठीक है, 7 से हम पहले खत्म कर सकते हैं, और हो सकता है कभी कोई टॉपिक चल रहा हो इंपॉर्टेंट तो 5 मिनट हम डिले भी हो जाएंगे, बट 5:30 to 7 के आसपास का हमारा बैच होगा डेली का, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अब आप बोलोगे फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को क्या करेंगे? पहली बात तो शुरू के कुछ दिन मैं आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं देने वाला। शुरू के कुछ दिन तो आप इजी हो जाओ, आप 8-10 दिन तक इस एटमोस्फेयर में फिट हो जाओ। उसके बाद फिर हम प्रेशर डालेंगे आप पे, काम करवाएंगे आपसे। तो जो भी काम मैं इसके बाद आपको देने वाला हूँ, वो चाहे वो आपको वो सारे काम आपको घर पे करने हैं। ठीक है, अब इस शुरू के 6-7 क्लास तक आपको कोई होमवर्क नहीं मिलने वाला, शुरू के कुछ क्लासेस तक। उसके बाद वो करना है। दूसरी बात, असाइनमेंट सॉल्व करना है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को। और तीसरी बात, हम जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे वो भी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को लगाएंगे। अब आप बोलोगे एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या क्या खत्म कराओगे? तो एक्सेल हम एक्स्ट्रा क्लासेस में कराएंगे, यानी MWF तो फिक्स है जिसमें आपका टैली और टैक्स चलता रहेगा, और जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वो ट्यूसडे और थर्सडे को होंगी, उसमें हम आपका एक्सेल खत्म कराएंगे, या फिर कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि ईजी है वो चीजें कराएंगे। ठीक है, तो आपको पहली बात तो छुट्टी नहीं करना। शुरू के कुछ दिन 3 दिन ही क्लासेस चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्लासेस को 5 डेज में कर देंगे। ठीक है, चलो सैटरडे को और संडे को नहीं बुलाएंगे, संडे को हम जब भी बुलाएंगे पार्टी के लिए बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं आपको, और आज हम पढ़ेंगे क्या? बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अब ये होता क्या है, पहले तो मैं एक सिंपल सी बात बता दूं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म सबसे आसान टर्म होती है। अब आप बोलोगे मतलब समझ नहीं आया, सही से बताओ बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या? आप क्या बनने वाले हो बताओ जरा? आप बनने वाले हो अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट को कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए। जैसे आप मान लेते हैं, आप आज मेरे पास आए होते हैं इंग्लिश सीखने, आप सारे के सारे स्टूडेंट मेरे पास आए हो, बोल रहे हो भैया इंग्लिश सिखा दो, इंग्लिश बोलना सिखा दो। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? भाई ABCD आती है? एटलीस्ट ABCD तो आनी हो। नहीं तो मैं बोलूं कि द कैट रन इन द, कुछ भी बोल दिया मैंने, अब द कैट बोला, आप कहोगे द कैट ये क्या होता है, यही नहीं पता। सेम इसी तरह जब आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, तो कई सारे आर्ट्स लाइन से होते हैं, कई सारे कॉमर्स से होते हैं, कई सारे साइंस से होते हैं, तो और कॉमर्स वाले भी भूल जाते हैं भाई। तो कई सारे वर्ड उनको पता ही नहीं होता इसका वर्ड का मतलब क्या होता है। तो पहले वो वर्ड हम सीखेंगे जिस वर्ड को आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो कुछ वर्ड पे आज डिस्कशन करेंगे, बस इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, और वो वर्ड आपको आज ही याद कर लेने। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कल याद कर लेंगे, परसों याद कर लेंगे, अगली क्लास में नहीं, आज अभी बैठो मेरे साथ पढ़ते जाओ, और उन वर्ड का सबका मतलब आपको आज ही के आज याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्लासेज होंगी, शुरू की 2 क्लासेज या 1.5 क्लास इसके ऊपर जाएगी, लगभग 1.5 क्लास इसके ऊपर जाएगी आपको इसमें, और उसके बाद फिर मैं जीएसटी शुरू कराऊंगा। ठीक है, तो अभी शुरू की 1.5 क्लासेज बहुत सिंपल जाएंगी, आप देखो और समझते जाओ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और आपको जवाब देना है। सबसे पहले मुझे बताओ ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन क्या होता है? लेन देन। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे। मैंने आपको पैसे दिए और बदले में एक किताब ले ली, क्या ये ट्रांजेक्शन है? मैंने आपको पैसे दिए और बदले में बुक ले ली। अरे जैसे आप दुकान पे जाते हो, आप क्या करते हो? दुकान वाले से बुक लेते हो और बदले में पैसे दे देते हो। तो बताओ क्या ये ट्रांजेक्शन है? सॉरी गलत बोला आपने, और कोई बताओ। बिजनेस है तो ट्रांजेक्शन है? नहीं, बिजनेस की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन क्या होता है? देखो सिंपल वर्ड में बोल दूं, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन। आप किसी से भी कोई सामान ले रहे हो, बदले में कुछ दे रहे हो, ट्रांजेक्शन हो गया। जैसे मैंने बुक ली, बदले में पैसे दिया, तो ये ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है। दूसरी बात करते हैं, मान लेते हैं मैं दुकान पे, उसी दुकान पे गया और मैंने बुक ली और बदले में उसको पैसे नहीं दिए। मैंने कहा भाई बुक दे दो, बस बुक दे दो, 10,000 20,000 जो भी, 500 रुपए की बुक थी, 500 की बुक ले लिया। मैंने बोला भैया पैसे ना 1 महीने बाद दूंगा, अभी पैसे नहीं है। क्या ये ट्रांजेक्शन है? बताओ, ये भी ट्रांजेक्शन है।
ट्रांजेक्शन, अब आप कहोगे भाई पैसे तो दिए नहीं तुमने, फिर कैसे ट्रांजेक्शन हो गई? मैं एक बात बता दूं, पैसे नहीं दिए लेकिन फ्यूचर में तो दूंगा, मैंने उसको बोला कि भाई 1 महीने बाद दे दूंगा, तो ये भी ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, कुछ भी हो, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो और चाहे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब समझ आ रहा है? उधार वाली ट्रांजेक्शन, चाहे आपने पैसे दिए हो और चाहे नहीं दिए हो, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों क्या कहलाती है? ट्रांजेक्शन। पहले बताओ ट्रांजेक्शन समझ आ गया? ट्रांजेक्शन समझ आ गया? अब ध्यान से सुनो, लेकिन एज एन अकाउंटेंट आपका काम क्या होगा? मान लेते हैं मैं गया एक जॉब, एक कंपनी में काम करने गया, ये रहा मैं, ठीक है, मैं अकाउंटेंट हूं, एक बड़ी सी कंपनी ने मेरे को रख लिया कि भाई आप आ जाओ और हमारे कंपनी में बैठ जाओ, मेरे को एक चेयर वगैरह दे दी, मैं उस पर बैठ गया। अब इन्होंने क्या बोला, देखो भाई आप अकाउंटेंट हो, आपका काम क्या है? लेन देन, हर चीज का हिसाब रखना है, यही है ना अकाउंटेंट का काम? क्या है आपका काम? क्या रहेगा वहां पे जाके? हर चीज का हिसाब रखना है, यानी बिजनेस में जो भी चीजें हो रही हैं उसको देखो और रिकॉर्ड करो। अब रिकॉर्ड कैसे करना है, लिखना कैसे, वो तो अलग चीज है, वो तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। बट एक बात बताओ, आपको अगर मैं बोलूं इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, आप इसका हिसाब लगाओ, तो आप इसका हिसाब कैसे लगाओगे बताओ? भाई आप देखोगे क्या क्या हो रहा है बिजनेस में, और जो भी चीजें हो रही हैं उसको रिकॉर्ड करोगे या लिखोगे कहीं पे? भाई अगर एक दुकानदार से मैं पूछूं कि भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है आज, हिसाब लगाओ, तो वो हर चीज लिखेगा तभी तो हिसाब लगा पाएगा। तो अकाउंटेंट का काम क्या होता है? भाई हर चीज का हिसाब लगाना। तो आप एज एन अकाउंटेंट हर चीज का हिसाब लगा रहे होगे, कंपनी में जो भी हो रहा है उसको लिख रहे होगे। लेकिन ध्यान से सुनना, कंपनी में तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, कंपनी में तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, क्या उसको लिखना है या सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखना है? भाई एक कंपनी में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या हर चीज लिखने बैठोगे या सिर्फ वही ट्रांजेक्शन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन बनेगी उसे लिखोगे? अब आप बोलोगे यार इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी। चलो एक सिंपल सी बात करते हैं, मान लेते हैं कि मैंने, आपका नाम क्या है भाई? सुशील पांडे। सुशील भाई को मैंने अपने अकाउंटेंट रख लिया, ठीक है, आप यहीं बैठोगे, आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा और जो भी मेरे बिजनेस में होगा आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है मतलब लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना है वो अभी धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन आपको लिखना है। आपने कहा चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना, आप यहां बैठे हुए हो, अब ये जो पोडियम दिख रहा है, इस पोडियम के अंदर आपको नहीं पता एक वो है लॉक करने वाला सिस्टम है जिसमें मैं पैसे रखता हूँ, बिजनेस के पैसे उसमें रखता हूँ। और आपको पता है बिजनेस अलग होता है और मैं अलग होता हूँ, ये तो सबको पता है ना, बिजनेस अलग है और मैं अलग हूँ। अब आप बोलोगे कैसे? हाँ ऐसा होता है, अगर आपको ये आइडिया हो, ये चीजें पता हो कि बिजनेस को अलग माना जाता है और ओनर को अलग माना जाता है, ओनर अलग है। अच्छा मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मेरे पास पर्स है, मैं अपने पैसे यहाँ रखता हूँ और बिजनेस के पैसे कहाँ रखता हूँ? यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो, मेरा एक दोस्त आ रहा है, मेरा एक दोस्त आ रहा है बहुत दूर से घूमने मेरे पास और बोला यार क्या बिजनेस खोल दिया है, मस्त पिज्जा मंगा फटाफट। मैंने कहा भाई पिज्जा मंगाऊं 500 रुपए का? अब मैंने कहा ठीक है, मैंने पिज्जा वाले को ऑर्डर दिया, भाई आ जाओ। पिज्जा वाला आया, मैंने पिज्जा लिया, मैंने उसको 500 रुपए अपनी जेब से निकाल के दे दिए और वो चला गया। और हम दोनों ने, दोस्त ने मिलकर पिज्जा खाया, थोड़ा सा सुशील भाई को भी दे दिया। सुशील भाई को ने जैसे ही पिज्जा खाया, बताओ अब क्या वो रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटेंट का काम क्या है? बिजनेस में जो हो रहा है लिखो, क्या ये बात लिखेंगे? पहले बात करते हैं क्या ये ट्रांजेक्शन है, क्या ये लेन देन हुआ है? भाई लेन देन तो हुआ है, ट्रांजेक्शन तो है, बट क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? बताओ, ये ट्रांजेक्शन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्या ये बात बिजनेस ट्रांजेक्शन बन रही है? क्या ये जो पैसे दिए गए बिजनेस के लिए दिए गए? क्या बिजनेस से निकाल के दिए गए? नहीं, वो मेरा दोस्त था, पर्सनल काम था मेरा, तो मैंने दिया, उसको पिज्जा खिलाया, दूसरी बात अपनी जेब से निकाल के खिलाया। तो दोनों चीजें, ये चीजें दोनों बिजनेस से अलग है, बिजनेस के लिए तो है ही नहीं ये चीजें। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो कहलाती है जो ट्रांजेक्शन जिससे बिजनेस में कोई फर्क पड़े। क्या इससे बिजनेस में कोई फर्क पड़ा? ये तो भाई मेरा दोस्त था, मैंने उसको पैसे दिए, ऐसी ट्रांजेक्शन कहलाती है पर्सनल ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? पर्सनल ट्रांजेक्शन। और एक अकाउंटेंट को उसको रिकॉर्ड करना नहीं होता। तो आपको एज एन अकाउंटेंट पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है और कौन सी ट्रांजेक्शन पर्सनल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल बदलते हैं, मान लेते हैं कि मेरा एक दोस्त आया, सॉरी दोस्त नहीं आया, मेरा एक क्लाइंट आया, वो मेरे से बोल रहा है भाई सर आपसे ना टैक्स का काम करवाना है, आप मेरे को ना टैक्स की एडवाइस देना, बताओ साल का कितना रुपए लोगे? मैंने बोला साल का यार चलो भाई आप ज्यादा मत देना, 2 लाख रुपए दे देना, मैं आपसे 2 लाख रुपए लूंगा साल का, आपका टैक्स का सारा काम मैं करूंगा, ठीक है, छोटा मोटा काम है आपका, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख रुपए दे दो। लेकिन बैठो तो पहले पिज्जा मंगाते हैं। अब वो जो आदमी आया है वो मेरा क्लाइंट है, आपको पता है वो क्लाइंट है, मैंने पिज्जा मंगाया, ऊपर से पिज्जा आया 500 रुपए का, मैंने कभी खाओ, और मैंने बिजनेस से पैसे निकाले 500 रुपए, बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकाले 500 रुपए और पिज्जा वाले को दे दिए। बताओ क्या ये अकाउंटेंट देख रहा है? अकाउंटेंट इस चीज को लिखेगा कि नहीं लिखेगा? क्यों? आप बोलोगे पहली बात तो वो जो क्लाइंट आया है वो बिजनेस के लिए आया है, दूसरी बात आपने पैसे भी कहां से निकाल के दिए?
बिजनेस से, तो भाई हर चीज बिजनेस में ही फर्क डाल रही है, तो ये ट्रांजेक्शन कौन सी बन जाएगी? बिजनेस ट्रांजेक्शन। और ऐसी ट्रांजेक्शन को मुझे एज एन अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल बदलते हैं, ध्यान से सुनना। मेरा जो क्लाइंट आया था, वो आया बोला कि भाई पिज्जा, मैंने कहा पिज्जा मंगा लेता हूँ। क्लाइंट है, ध्यान रखना, मेरा दोस्त नहीं है, क्लाइंट है। उसको मेरे को 500 का पिज्जा मंगाना है, लेकिन मैंने देखा इसकी चाबी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, लग रहा है मैंने इधर उधर रख दी। तो मैं अपनी जेब से 500 निकाल के मैंने दे दी पिज्जा वाले को। अब बताओ ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं? क्या इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अकाउंटेंट को या नहीं? बताओ। कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है ना। बताओ, सही से बताओ, क्यों नहीं होगा? जो कह रहा नहीं बताओ जरा, क्यों नहीं होगा? लेकिन एक बात बताओ, ये खर्चे कहाँ के लिए किए गए हैं? ये खर्चे बिजनेस के लिए गए हैं, बिजनेस के लिए किए गए हैं। अच्छा, मैंने आज अपनी जेब से दे दिया, तो क्या बाद में बिजनेस से ले नहीं लूंगा? भाई आज मैंने अपने जेब से दे दिया पैसे, पर क्योंकि ये खर्चे थे बिजनेस के लिए, तो मैं बिजनेस से वापस ले लूंगा। अच्छा, नहीं भी लेता, नहीं भी लेता, लेकिन मैं आगे बताता हूं एक चीज। मान लेते हैं मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए थे। मैंने बिजनेस में कितने लगा रखे हैं? 2 लाख रुपए। और आज मैंने 500 रुपए पिज्जा के लिए भी दे दिए, तो मैं कहूंगा मेरे बिजनेस में 2 लाख 500 रुपए लगे हुए हैं। क्या ऐसे नहीं बोलूंगा? भाई मेरे पैसे बिजनेस में लग गए ना। समझ आया? ये समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? पहली बात तो समझ लो कि भाई मैंने क्या किया। ऐसे दूसरे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, और मेरे से कोई भी बोलता है भाई कितने रुपए लगाए, मैं कहता हूं 2 लाख रुपए। अब आज मैंने एक फर्नीचर मंगाया, किसके लिए मंगाया? बिजनेस के लिए मैंने एक फर्नीचर मंगाया, बड़ा सा फर्नीचर मंगाया। अब फर्नीचर आया, फर्नीचर वाले से को 50,000 देने थे, बट बिजनेस में नहीं है इस टाइम पे पैसे, मैंने अपनी जेब से निकाल के 50,000 रुपए दे दिए। तो क्या ये बिजनेस में खर्चा है कि नहीं है? बिजनेस का खर्चा है। अकाउंटेंट इसे लिखेगा कि नहीं लिखेगा? आपने अपनी जेब से दिए, तो या तो बिजनेस से बाद में ले लोगे, या तो आप कहोगे भाई बिजनेस में मैंने 2 लाख लगाए थे, अब 50,000 और लगा दिए, तो मेरे बिजनेस में कितने रुपए हो गए? 2.5 लाख। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कुल मिला के ध्यान से सुनो, बिजनेस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जिससे बिजनेस में चेंजेस आए, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी चेंज आएगा, तो वो क्या बन जाएगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये अकाउंटेंट को पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई जब तक आपको पता नहीं होगा, आपको यही नहीं पता चलेगा रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना। समझ आया? भाई आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज रिकॉर्ड करनी है कि नहीं रिकॉर्ड करनी? आपको लिखना तब है जब वो ट्रांजेक्शन बनेगी बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर वो ट्रांजेक्शन है पर्सनल ट्रांजेक्शन, तो आपको बिजनेस में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? एक लास्ट एग्जांपल के साथ इसे खत्म करते हैं। मान लेते हैं कि मेरा दोस्त आया और बोला कि भाई पिज्जा खिला दे। दोस्त, ध्यान रखना पर्सनल है, वो बोला पिज्जा खिला दे, लेकिन मेरे पास पैसे थे नहीं उस टाइम पे। मैंने कहा यार बिजनेस के पैसे निकाल के अभी पे कर देता हूं। मैंने बिजनेस से निकाले 500 रुपए दे दिए, या 1000 रुपए, या जितने का भी था। अब आप मुझे बताओ जरा, क्या ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी? अकाउंटेंट इसे रिकॉर्ड करेगा? वैसे थी तो ये पर्सनल ट्रांजेक्शन, आज आपने बिजनेस से निकाल के दे दिया, तो बिजनेस के तो पैसे गए ना, तो बिजनेस में तो फर्क आ रहा है ना। और इसको बोला जाता है ड्रॉइंग, आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। बट मैंने मान लेते हैं 10,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, और आज 500 निकाल लिए, तो मेरे बिजनेस में कितना बचेगा? 9,500। तो ओनर के पैसे बिजनेस में 9,500 ही बचे। तो यही होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक लास्ट बार क्लियर कर देते हैं आपको। पहले तो बताओ समझ आया कि नहीं? किसी को कोई ऐसा डाउट? बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है बताओ? हाँ देखो, ट्रांजेक्शन बिजनेस में बहुत तरह की ट्रांजेक्शन होती है, बट हमें हर ट्रांजेक्शन को लिखना नहीं होता। अकाउंटेंट को हर ट्रांजेक्शन को लिखना नहीं होता। अकाउंटेंट को पहचानना होता है, हर वो ट्रांजेक्शन लिखनी है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन बन जाएगी। समझ आ गया बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? अब तो क्लियर है? ठीक है, चलो बात करते हैं कि इवेंट क्या होता है। चलो आप में से कोई बताओ इवेंट क्या होता है? सिंपल वर्ड में बोल देता हूं, बहुत सिंपल वर्ड में। पहले तो बता दूं, बिजनेस ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इवेंट इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बट फिर भी एक बार मैं जल्दी से बोल देता हूं। इवेंट क्या होता है? जो आपने ट्रांजेक्शन की है उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको इवेंट बोलते हैं। आपने जो भी ट्रांजेक्शन की है उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? इवेंट। जैसे एक सिंपल सी बात करता हूं, मान लेते हैं ये पेन मैंने खरीदा 500 रुपए में, तो जब मैं पेन खरीदने गया तो क्या ये ट्रांजेक्शन है? भी मैंने पेन खरीदा 500 रुपए में, तो ये ट्रांजेक्शन है। फिर मैंने इस पेन को बेचा तो 600 रुपए में, तो क्या ये भी ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल। भी मैंने जब ये पेन खरीदा, ये भी ट्रांजेक्शन, और ये बेचा, ये भी ट्रांजेक्शन। इन दोनों ट्रांजेक्शन को मिला के इसका रिजल्ट क्या आ रहा है बताओ? 100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तो 100 रुपए का प्रॉफिट क्या कहलाएगा? इवेंट। यानी जो ट्रांजेक्शन होती है, कई सारी ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन, उनको मिला के जो रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं? इवेंट। समझ आ गया? अब आप कहोगे एक बात और बताओ, मान लेते हैं कि मैंने ये पेन खरीदा 500 का, ये ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये पेन अभी रखा हुआ है, बिका ही नहीं, तो इवेंट क्या होगा इसका?
तो इसका इवेंट होगा कि आपके पास एक पेन 500 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, 500 रुपए का पेन आपके पास पड़ा हुआ है, ये इसका क्या क्या हो जाएगा, इवेंट, इवेंट हो जाएगा। कुछ समझ आया मैं क्या कह रहा हूं भाई? ट्रांजेक्शन क्या होता है, लेन देन। आपने कई सारी ट्रांजेक्शन करी, उनसे जो रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हो आप, इवेंट। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, इसके एग्जाम्पल के लिए ये नोट्स मिल गए होंगे आपको। हर चीज को इवेंट, जो रिजल्ट होता है वो इवेंट कहलाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक बात और बता दूं, आपसे इंटरव्यू में कोई इवेंट के बारे में नहीं पूछेगा। ठीक है, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फटाफट देख लेते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लो। ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है, आपने कोई सामान खरीदा 500 में, फिर आपने उसको सेल कर दिया 600 में, तो इवेंट क्या हो गया, 100 रुपए का प्रॉफिट। समझ आ गया? अच्छा, कोई चीज आपने 1000 में खरीदी पर बिकी नहीं अभी, तो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 1000 रुपए का, ये भी आपका इवेंट है। समझ आया? तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंट क्या होता है बताओ, अगर किसी को पता हो तो। हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखो क्या होता है अकाउंट, बताओ, बोलो बोलो भाई। अकाउंट मतलब खाता। खाता मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनना। कभी आप किसी दुकान पे गए हो उधार खरीदने, कभी आप बचपन में कभी किसी दुकान पे जाते हो कि भैया 20 रुपए की टॉफी दे दो, भैया 10 रुपए का बिस्किट दे दो। हाँ, अब देखो ऐसा सुना होगा कभी तुमने, या आजकल रील्स वगैरह जो बनाते रहते हैं उसमें कोई सामान लेते कहते भैया खाते में लिख लेना, ऐसा सुना है आपने? खाता मतलब क्या होता है, देखो एक सिंपल सी बात है, मान लेते हैं मैं दुकानदार हूं, मेरे को अकाउंट बनाने नहीं आता, इतना लफड़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने एक कॉपी बना रखी है। ठीक है, एक कॉपी बना रखी है, उस कॉपी में सबका नाम लिख रखा है। मान लेते हैं कोई मेरे पास रमेश नाम का लड़का आता है, तो मैं उसका नाम यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा अपनी कॉपी में, और जब वो कोई 500 का सामान खरीदेगा तो लिख दूंगा 500 रुपए खरीदा, फिर 600 का खरीदेगा तो 600 रुपए खरीदा, 700 का खरीदेगा तो 700 रुपए खरीदा। अच्छा, अब एक दिन रमेश आके मेरे से पूछता है भैया मेरे को कितने रुपए देने हैं, तो क्या मैं उसका खाता खोल के देख के बता सकता हूँ कि कितने रुपए देने हैं? मैं बोलूंगा 5, 6, 1100, 7, 1800 रुपए देने भाई, 1800 रुपए दे दो फटाफट। क्या ये बात समझ आ रही है? तो खाता का मतलब क्या होता है, किसी किसी के बारे में एक ही जगह सब कुछ लिख देना, उसका खाता कहलाता है। किसी के बारे में एक ही जगह सब कुछ लिख दिया तो उसका खाता कहलाता है। अब देखो ध्यान से सुनना, अकाउंटेंट का क्या काम होता है, अकाउंटेंट का काम होता है, अकाउंटेंट को बिजनेस में जितनी चीज है सबका खाता बनाना पड़ता है। बिजनेस में जितनी चीज है सबका खाता बनाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मतलब अगर बिजनेस में पैसा आता है ना, तो एक कैश का खाता बनाएगा जिसमें लिखेगा पैसा कब आया कब गया। ठीक है, जब भी कोई पूछेगा बताओ मेरे पास कितने रुपए बचे हैं, तो वो तुरंत कैश का खाता खोलेगा और उसमें देख के बता देगा भाई इतने रुपए कैश के पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा सेम इसी तरह एक बैंक का खाता बनाएगा वो। बैंक में मान लेते हैं पैसे आए 6000 रुपए और गए 2000 रुपए, तो खाता देख के वो बता सकता है कि कितने रुपए बचे हैं आपके पास, 4000। कुछ समझ आ रहा है? अच्छा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, फर्नीचर का भी खाता बनेगा, टीवी का भी खाता बनेगा। एक बिजनेस में जितनी चीजें होंगी हर चीज का अलग अलग खाता बनेगा। यहां तक कि उस बिजनेस में रमेश का भी खाता बनेगा, सुरेश का भी खाता बनेगा, अमित का भी खाता बनेगा। मतलब जितने लोगों से आप डील कर रहे हो सबका एक एक खाता बनाओगे। समझ आ गया? अब आप कहोगे भाई अकाउंटेंट का काम तो बड़ा मुश्किल है, ये हर चीज का खाता बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक बिजनेस में। मैं आपको ही बोलूं कि भाई मेरे घर में जो भी चीज हो रहा है हर चीज का खाता बना के हिसाब बताओ, तो आप तो परेशान हो जाओगे। इसीलिए सॉफ्टवेयर आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आए हैं, जिसमें जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है टैली। तो आपको वो कहता है भाई बिजनेस में क्या हो रहा है बस ये बता दो हमें, जैसे सेल कर रहे हो तो बता दो, परचेज कर रहे हो तो बता दो, बिजनेस को बता दो, टैली को बता दो, टैली अपने आप खाता बना लेगा सब। समझ आया? तो टैली अपने आप खाता बना लेगा। तो यहां पे अकाउंटेंट का थोड़ा सा काम आसान हो गया है कि भाई अकाउंटेंट को इतनी मेहनत नहीं करनी, सारा काम कौन कर देगा आपका, टैली। सारा काम कौन तैयार करके देगा आपको, टैली तैयार करके देगा। बिजनेस में जो हो रहा है उसको समझो और उसको लिख लो, और उसको लिखोगे तो सारा खाता टैली बनाएगा। समझ आ गया? लेकिन एक चीज ये जो बिजनेस में इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि भाई खाता क्या होता है, तो आपको वो बात वैसे इतना बेसिक कोई नहीं पूछेगा, बट ये चीजें आपको समझ आ गया, अकाउंट क्या होता है, खाता क्या होता है। हाँ, किसी भी देखो मैंने इंग्लिश में भी लिखा है लेकिन इतनी जरूरत नहीं है समझने की, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ। एन अकाउंट, एक खाता, इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम एट वन प्लेस। इसका क्या मतलब है भाई, किसी एक आदमी के बारे में या किसी एक आइटम के बारे में अगर आपने सारी चीज एक ही जगह लिख दी तो वो उसका खाता कहलाएगा। समझ आ गया? जैसे दुकान वाला आपका खाता बनाता है, भाई एक ही जगह आपके बारे में सब कुछ लिख दिया कि इससे इतने लेने इतने देने, वो तुम्हारा खाता हो गया। समझ आ गया? अच्छा सेम और चीज एक बात बता दूं, जब आप जॉब करने जाओगे तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो यही होगा, अकाउंट। क्योंकि एक बात बता देता हूं मैं आपको, मान लेते हैं मेरे पास आप जॉब कर रहे हो, तो मैं कई लोगों से उधार खरीद रहा हूँ, ये तो पता है, तो मेरे को उसको कितने रुपए देने हैं ये कैसे पता चलेगा?
अकाउंटेंट से पूछूंगा भाई उसका खाता खोल के देख के बताओ। तो जो सबसे ज्यादा काम होता है, सबसे ज्यादा जब जॉब करने जाते हो तो आपको बार बार खाता खुलवाते हैं कि भाई देख के बताओ हमारे पास किसको कितने रुपए देने हैं, किससे कितने रुपए लेने हैं, और ये सारा आपको पता चलेगा कैसे, खाता खोल के। कैसे खोलते हैं, कैसे देखते हैं, वो सब बड़ा आसान प्रोसेस है, वो धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ रहा है सारी चीजें? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई खाता कैसे बनता है। ऐसे बनता है, ये फॉर्मेट दिखा रखा है। कई लोगों ने अकाउंट अभी तक नहीं पढ़ी होगी तो उनको ये नहीं पता कि भाई क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, बट इसे बोलते हैं टी शेप अकाउंट। क्या बोलते हैं? टी शेप। टी की तरह लग रहा है ना, अभी जो मैंने बनाया टी की तरह लग रहा है, और बीच में 2 लाइन और खींच दिया, तो ये टी टी इसीलिए इसको बोला जाता है टी शेप अकाउंट। तो इस तरीके से बनता है। कुछ होता है डेबिट, कुछ होता है क्रेडिट। कैसे होता है डेबिट, क्या सोचते हैं, कब करते हैं क्रेडिट, ये सब अभी नहीं बता रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें धीरे धीरे सीखेंगे। मतलब 11वीं में बच्चों को बताया जाता है, आपको पता होगा, बट अगर किसी को नहीं पता तो भी मैं आराम से आगे सिखाऊंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, ना डेबिट आता है ना क्रेडिट आता है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो समझ आ गया यहां तक मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इस तरीके से अकाउंट बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ कैपिटल क्या होता है, किसी को पता है तो बताओ। जब हम बिजनेस को एक स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले वाला लगाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बताओ। इन्होंने वैसे सब कुछ बता ही दिया, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई कैपिटल क्या होता है। ध्यान से सुनो। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा तो ओनर जो होगा वो बिजनेस में पैसा लगाएगा। भाई सीधी सी बात है, मान लेते हैं मैंने सोचा एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? अब इस बिजनेस में मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे पास 5 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाऊंगा तब बिजनेस स्टार्ट होगा। तो जैसे ही मैंने अपने घर से 5 लाख उठा के बिजनेस में डाले 5 लाख, वैसे ही क्या कहलाएगा कि इस बिजनेस में मेरा कैपिटल कितना है? 5 लाख। तो कैपिटल का मतलब सिंपल वर्ड में, अगर एकदम सिंपल वर्ड में बोलूं तो कैपिटल का मतलब होता है मालिक ने कितने रुपए लगा रखे हैं। मालिक ने कितने रुपए लगा रखे हैं वो उसका क्या कहलाता है? कैपिटल। तो मैं ओनर हूं, मैंने बिजनेस में कितने लगा दिए? 5 लाख। तो फिर मेरा कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख। समझ आया? अब ध्यान से सुनो। मान लेते हैं कि मुझे एक एसी की भी जरूरत है, इस बिजनेस में मुझे एक एसी भी चाहिए, इस बिजनेस के अंदर में मैं चाहता हूं कि एक एसी भी लगा रहे, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मेरे घर पे एक एसी पड़ा हुआ है, वो एसी मैंने उठा के लाके यहाँ पे डाल दिया। तो इस एसी की वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख रुपए थी। अब मेरा कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख। जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही लगाओ, आपने सामान भी लगाया तो वो भी क्या कहलाता है? कैपिटल। समझ आ गया? तो मतलब बिजनेस में आप अपने पास से जो भी, अपने घर से, अपने पास से जो भी पैसे ला के लगा रहे हो वो सारा आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल। समझ आ गया? तो देखो सिंपल वर्ड में मैंने लिख रखा है कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। ये पढ़ना नहीं है आपको, ध्यान रखना, मैं ऐसे ही बस हवाबाजी के लिए पढ़ा रहा हूं आपको। तो क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। मतलब प्रोप्राइटर क्या होता है? अब आप बोलोगे भाई प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर मालिक को बोलते हैं, ओनर को बोलते हैं, जिसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं। तो मैंने जो भी पैसा लगाया, चाहे वो पैसे में हो और चाहे वो सामान हो, सामान तो समझते हो ना, असेट्स, कुछ भी लगाऊंगा वो सारा मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल। याद है अभी थोड़ी देर पहले हम वो एग्जाम्पल ले रहे थे, कौन सा वाला आपका? कौन सा वाला? पिज्जा वाला। जो मैंने कहा था कि भाई आया था क्लाइंट, लेकिन मैंने अपनी जेब से पैसे दे दिए। याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? मैंने अपनी जेब से। या फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था, फर्नीचर वाला आया था बिजनेस के लिए, लेकिन मैंने अपनी जेब से पैसे दे दिए। तो अपनी जेब से पैसे दे दिए तो मेरा कैपिटल बढ़ गया। याद आ रहा है? मैंने बोला था मैंने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं बिजनेस में, याद है ये वाला एग्जाम्पल? मैंने बोला था 50,000 का मैंने मंगाया, क्या फर्नीचर मंगाया, और पैसे अपनी जेब से दे दिए। तो क्या बोला जाएगा कि भाई साहब आपका जो बिजनेस हो गया है, आपने 2.5 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है। समझ आ गया? अच्छा, आप चाहो तो बाद में निकाल सकते हो बिजनेस। समझ आ गया कैपिटल क्या होता है? क्लियर है पॉइंट? अच्छा, कैपिटल मतलब सिंपल वर्ड में ओनर ने जो भी पैसे लगाए हैं या फिर कोई सामान लगाया है वो उसका क्या कहलाएगा? कैपिटल। ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये सब क्यों बता रहे हो, ये सब क्या जरूरी है? हाँ भाई, आगे चल के हर चीज, आगे चल के मैं कैपिटल बोलूंगा तो आप कहोगे ये क्या होता है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। मैं बोलूंगा कैपिटल तो आपको समझ आ जाना चाहिए कैपिटल का मतलब क्या है। आगे चल के मैं बोलूं ये तो ट्रांजेक्शन हुई है, या उसका अकाउंट खोलो, तो आप समझ जाना अकाउंट खोलने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझ आ गया? मैं आगे चल के बोल दूंगा भाई अचानक से कि ट्रांजेक्शन हुई है, ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, तो आप समझ जाना कि कौन सी ट्रांजेक्शन है, किस बारे में बात हो रही है। समझ आ गया? चलो अब बात करते हैं, कैपिटल क्लियर है। अब बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग क्या होता है बताओ? अभी मैंने क्या बताया? आपने बिजनेस में, आप मालिक हो, आपने बिजनेस में जो भी लगाया वो आपका कैपिटल है, और आपने बिजनेस से जो भी निकाला वो आपका ड्राइंग है। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं, सही से बताओ। मान लेते हैं अभी मैं क्या बता रहा था एग्जांपल, कि मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश लगाया और 1 लाख रुपए का मेरे पास एसी पड़ा हुआ था वो भी लगा दिया, तो मेरे बिजनेस में कितने लगे हुए हैं बताओ? 6 लाख रुपए।
अब मान लेते हैं कि मेरे को पता चला कि 6 लाख की तो जरूरत ही नहीं है, बिजनेस तो एकदम सिंपल चल रहा है, या फिर कोई भी बात हो, या मुझे लग रहा है कि घर पे पैसे ले जाने की जरूरत है यार, 1 लाख रुपए घर लेके जाने हैं। अब मैं बिजनेस से निकाल लेता हूं, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालो, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालो, तो इसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। मतलब बिजनेस से आप अपने घर के लिए कुछ भी निकाल लो, जैसे बिजनेस में से निकालोगे वैसे ही वो क्या बन जाएगा, ड्राइंग। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या होता है ड्राइंग। बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। एक एग्जांपल के साथ और क्लियर करा देता हूं। मान लेते हैं मैं साइकिल बनाता हूं, साइकिल बनाता हूं और मेरा ये बिजनेस है, और मेरा एक भांजा है, वो घर पे रोने लगा, बोला कि मामा साइकिल लेकर आ जाओ। ये मैंने इसीलिए फोटो लगा रखी है। मैंने एक साइकिल उठा के अपने भांजे को दे दी, तो बिजनेस से जैसे ही मैंने साइकिल निकाली, किस लिए निकाली है बताओ जरा, पर्सनल यूज के लिए, तो ऑटोमेटिक ये साइकिल की जो वैल्यू होगी, मान लेते हैं साइकिल थी 10,000 रुपए की, तो 10,000 मेरी क्या बन जाएगी, ड्राइंग। समझ आ गया। तो ड्राइंग का मतलब समझ जाना, एनी कैश या गुड्स, चाहे पैसा निकालो चाहे सामान निकालो, निकाल रहा है कौन, निकाल रहा है ओनर, मालिक निकाल रहा है, किस लिए निकाल रहा है, या तो पर्सनल यूज के लिए या फिर कोई प्राइवेट पेमेंट करने के लिए। जैसे मान लेते हैं मैंने किसी से 5,000 रुपए उधार ले रखा था, मैंने किसी से 5,000 अपने घर पे उधार ले रखा था, अब वो आ गया गुंडा मेरे बिजनेस में, आके बोल रहा पैसे दे पैसे दे, अब मैंने बिजनेस से निकाले पैसे और दे दिए उसको, तो ये क्या कहलाएगा बताओ, ड्राइंग। समझ आ गया। तो आपने प्राइवेट पेमेंट के लिए करो, पर्सनल यूज के लिए करो, वो क्या कहलाता है, ड्राइंग। यहां तक की तो बेसिक चीजें हैं, मेरे ख्याल से सबको समझ आती होंगी कि भाई 3-4 चीजें मैंने आपको बता दिया, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल और ड्राइंग। सबसे ज्यादा अभी तक जो भी मैंने बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल और ड्राइंग, ये आपको समझ आनी चाहिए क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि लाइबिलिटी क्या होती है। बताओ जरा, कोई बता सकता है लाइबिलिटी क्या होती है, बताओ। आप कह रहे हो लाइबिलिटी मतलब उधारी, हाँ, कर्ज। कर्जा। ठीक है, और कोई बताओ। किसी को पता ही नहीं है, बताना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे। देखो लाइबिलिटी मतलब कोई भी कर्जा जो आपको बाहर वाले को देना है, बिजनेस के लिए कोई भी कर्जा जो बाहर वाले को देना है, वो क्या कहलाता है, अपने आप लाइबिलिटी। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं भाई, ये कैसे कर्जा कैसे आ जाएगा, एक बात बताओ। मान लेते हैं मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में मैंने 5 लाख रुपए लगाए अपने खुद के, बिजनेस चल रहा है, लेकिन मुझे पता चल रहा है 5 लाख में तो बात नहीं बन रही, कम से कम 2 लाख रुपए और चाहिए, और ये 2 लाख रुपए है नहीं मेरे पास। तो मैं कई बार क्या होता है, बिजनेस के नाम पे लोन ले लेता हूं, सुना है आपने, बिजनेस लोन। मैं जाके बैंक के पास जाता हूं और बोलता हूं भाई 2 लाख रुपए चाहिए मेरे को बिजनेस करने के लिए, और बैंक दे भी देता है। मान लेते हैं बैंक मेरे को दे भी देता है 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख रुपए मेरा क्या है बताओ, लाइबिलिटी। आपको बाद में बैंक को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, तो इसे क्या बोला जाता है, लाइबिलिटी, बैंक लोन। अच्छा, और भी कोई लाइबिलिटी हो सकती है क्या, अरे बहुत सारी लाइबिलिटी हो सकती है भाई। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको पता है बिजनेस में आधी से ज्यादा ट्रांजेक्शन उधार होती है, आधे से ज्यादा ट्रांजेक्शन उधार होती है। मान लेते हैं मेरा बिजनेस चल रहा है, ये मैं हूं, और मैं गया किसी के पास, मैं मोबाइल बेचता हूं, तो मैं बड़े से शोरूम के पास गया और मैंने बोला भैया 10 मोबाइल दे दो, लेकिन उधार दे दो, बाद में पेमेंट करूंगा, ऐसा होता है। और एक मोबाइल का मान लेते हैं रेट 10,000 रुपए था, तो 1 लाख रुपए का आपने सामान खरीद लिया, आपने 1 लाख का सामान खरीद लिया और बोला भैया बाद में पेमेंट कर दूंगा, चलो ठीक है, यहां तक ये बंदा भी तैयार हो गया, कोई बात नहीं भाई 1 लाख रुपए बाद में दे देना। तो ये बंदा मेरे लिए उधार ही नहीं आ गया है। अच्छा, इसको बोलते क्या है, क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। अब आप बोलोगे यार एक नया वर्ड आ गया, भाई जो कॉमर्स साइड से नहीं है उसको लग रहा होगा पता नहीं कहां कहां से नए वर्ड निकाल रहे हो आप, क्रेडिटर तो हमने कभी सुना भी नहीं। तो देखो धीरे 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 इतनी बार ये वर्ड यूज होंगे कि अपने आप याद हो जाएगा। बट मैंने फिर भी बोला था कि भाई पहली क्लास में ही याद रखना है, तो आपको पहली क्लास में ही याद करना पड़ेगा। किसी से आप लोन लेते हो तो पता है बैंक लोन, बैंक लोन, या फिर अगर दोस्त से लोन लिया तो क्या बोलोगे, फ्रेंड लोन। अमित से लोन लिया तो अमित का लोन। तो ये सारे तो आपकी लाइबिलिटी है ही, जो भी आपने कर्जा लिया है वो लोगों को वापस करना है, वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, उधारी खरीदना। जैसे मैं सामान खरीदने गया, मैंने बोला भाई 10 मोबाइल दे दो, 10,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का मैंने सामान खरीद लिया। अब ये मैंने खरीदा तो मैं उसे बाद में पैसे दूंगा, चाहे 2 महीने बाद दूं, 3 महीने बाद दूं। एक बार बताओ, भूल तो जाएगा नहीं, वो कभी ना कभी पैसे लेगा, तो वो आपका क्या है, कर्ज। आपके लिए वो कर्जा हो गया, और आपके लिए कर्जा हो गया, तो इसी को क्या बोला जाता है बताओ जरा, लाइबिलिटीज। इसी को क्या बोला जाता है, लाइबिलिटीज। समझ आया। तो देखो कोई भी चीज, कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट जो आपको बाहर वाले को देना है, वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपका कर्जा है। समझ आ गया। अच्छा, हाँ जी बोल। हम्म नहीं नहीं, देखो ऐसे मैं समझाता हूँ आपको। आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन भी क्या है कि भाई मैंने बैंक लोन लिया, तो वो कैपिटल तो नहीं बन जाएगा कहीं,
जैसे मैं समझाता हूं ध्यान से, ये मेरा बिजनेस है और बिजनेस का नाम है सीए संतोष पाल क्लासेस, ये मेरा बिजनेस है और ये मैं हूं जिसका नाम है संतोष पाल, दोनों अलग अलग है, ये तो पता है आपको। इस बिजनेस में 10 लाख रुपए पहले से थे, जिसे आप मेरा कैपिटल बोलोगे। मेरा कैपिटल बिजनेस में 10 लाख रुपए पहले से था, मैंने 10 लाख लगा दिए बिजनेस में। अब ध्यान से सुनना, बिजनेस को 2 लाख रुपए और चाहिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सीधा जाऊं बैंक में और बैंक में जाके बोलूं कि भाई मेरे को लोन दे दो। ध्यान से सुनना, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, मेरे को लोन दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगा। और बैंक वाला मेरे को दे देता, ध्यान से सुनना, बैंक वाले ने सीधा पैसे मेरे को दे दिए। अब क्या सीए संतोष पाल क्लासेस का कोई लोन आया है? नहीं, ये तो मेरे पास आया लोन। अच्छा, मैंने अपनी जेब से लाके 2 लाख और दे दिए बिजनेस में, तो अब मेरा कैपिटल कितना हो गया? मेरा कैपिटल ऐसे केस में कितना हो गया है? 12 लाख। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ये क्योंकि मैंने लोन लिया, बिजनेस ने थोड़ा ना लोन लिया है। लेकिन अब जरा थोड़ा सा, अच्छा आप अकाउंटिंग किसकी करोगे? आप तो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होगे ना, तो बिजनेस के हिसाब से आपको देखना है कि ये क्या है, कैपिटल है कि लोन है। समझ आ गया? बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस में ओनर पैसा लाके दे रहा है, चाहे कहीं से भी लेकर आए, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? कैपिटल। समझ आ गया ये बात मैं क्या कह रहा हूं? अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसी को बदलते हैं। मान लेते हैं मैं गया बैंक के पास, बोला कि भाई 2 लाख रुपए दे दो। बैंक कह रहा पागल है क्या, और बैंक वाले ने मेरे को वापस भेज दिया, बोला कि भाई मैं तुम्हें नहीं देने वाला। अब मैंने क्या किया, मैंने सीए संतोष पाल क्लासेस के नाम से जाके बैंक में अप्लाई किया कि भाई बिजनेस लोन चाहिए। अब समझ आ रहा है? सीए संतोष पाल क्लासेस के नाम से अप्लाई किया है मैंने कि भाई इसको दे दो पैसा। तो अब बैंक वाले ने अगर 2 लाख रुपए दिए तो मेरा कैपिटल कितना रहेगा? 10 लाख रहेगा। और ये जो 2 लाख मेरे जो बिजनेस, जो बैंक ने दिए हैं, क्योंकि अब ये बिजनेस के लिए तो लोन है ना, तो ये कहलाएगा लाइबिलिटीज। क्या समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या कोई दिक्कत है? बोलो भाई, ये समझ आया क्या होता है लोन, क्या होता है लाइबिलिटी, क्या होता है? अब कुछ एग्जांपल हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम ना असेट समझ लेते हैं कि असेट्स क्या होता है। लाइबिलिटी क्या हो गया भाई? कर्जा, मेरे को किसी को भी देना है, वो मेरा क्या हो गया, मतलब किसके पर्सपेक्टिव से देखोगे? बिजनेस के। बिजनेस को किसी को भी देना है, वो क्या हो गया? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। समझ आ गया? अब बात करते हैं असेट्स क्या होता है। बताओ, किसी को कुछ पता हो असेट्स क्या होता है तो बताओ। आप बोलोगे कैसी घटिया बात पूछ रहे हो, ये तो सबको ही पता होगा भाई। असेट्स क्या होता है? संपत्ति। भाई असेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। यहां आप बैठे हो, यहां पे क्या क्या संपत्ति दिख रही है मेरी आपको? एक ये मोबाइल, ये मेरा, ये लैपटॉप, ये मेरी संपत्ति है। ये पोडियम, ये पंखे, ये सारी क्या है? मेरी संपत्ति है। ये जितने भी असेट्स दिख रहे हैं आपको, संपत्ति दिख रही है, बेंचेस, ये सारे के सारे क्या है? मेरी संपत्ति, मेरा असेट्स। आप बोलोगे तो बड़ा सिंपल है, लेकिन मैं कुछ चीजें पूछूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तो मैं एक बात बता दूं, चलो मैं ठीक है, आप कह रहे हो यहाँ इस रूम में, बल्कि इस रूम में छोड़ो, आपके बिजनेस में जो भी चीज है सारा का सारा आपका क्या है? संपत्ति। यही बोल रहे हो आप? यही बोलना चाह रहे हो ना? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं अभी सुबह सुबह झाड़ू वाली ने आई और झाड़ू लगाई खूब सारा, और झाड़ू लगा कितना सारा कचरा निकला, और बोल रही है वो कहीं की पढ़ रहे, जब आप पढ़ा रहे थे बच्चों को मैं सुन रही थी, ये आपकी संपत्ति, ये लो, ये आपका असेट्स। बताओ वो कचरा जो मेरे को दे रही है वो मेरा असेट्स है? क्यों नहीं है बताओ? बताओ भाई। बिजनेस में यूज नहीं है, आप कह रहे हो बिजनेस का यूज का नहीं है, तो फिर असेट्स कैसे बनेगा? पर है तो मेरा ही ना। मैं एक बात बता दूं, कोई भी चीज असेट्स तब बनती है जब उसमें ये तीनों, ये जो आपको दिख रहे हैं ना तीनों के तीनों, ये तीनों फीचर जब आएंगे तो ही, ये तीनों चीजें किसी चीज में होंगी तभी वो असेट्स बनेगा, नहीं तो वो असेट्स नहीं बन सकता। और जिसमें सबसे पहली चीज है वैल्यूएबल। सबसे पहली क्या चीज है? वैल्यूएबल। यानी वो जो कचरा था वो मेरे किसी काम का ही नहीं है, मेरे लिए वैल्यू ही नहीं है उसकी कुछ, इसीलिए वो मेरा असेट्स नहीं बना। तो कोई भी मेरा असेट्स कब बनता है? जब वो क्या हो? वैल्यूएबल, यानी वो मेरे लिए वैल्यूएबल हो, मेरे लिए उसकी जरूरत हो। समझ आ गया? अच्छा ये बताओ, टीवी मेरे लिए जरूरत है, क्या ये असेट्स बन जाएगा? हाँ, तो ये तो पहली कंडीशन है कि वैल्यूएबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन सुनो, ओन्ड बाय द बिजनेस। ओन्ड बाय द बिजनेस क्या होता है भाई? आप उसके मालिक हो तब असेट्स बनेगा। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं आई। मान लेते हैं, एक सिंपल सी बात करते हैं, मेरा घर है बड़ा सा, ठीक है, या मेरा बिजनेस जो है वहां पे सामने पार्किंग बहुत है, बड़ी है। मेरा एक दोस्त है, वो उसके पास एक गाड़ी है बढ़िया सी, उसका नाम भी मैं नहीं ले पाता, ऐसी गाड़ी है। चलो मैं अभी सिंपल सी गाड़ी का नाम ले लेता हूँ जिसको मैं ले पाऊँ, स्विफ्ट। ठीक है, इससे महंगी गाड़ी बोली नहीं जाती मेरे से। तो चलो मान लेते हैं कि एक गाड़ी है स्विफ्ट, मेरे दोस्त की है। अब वो जा रहा सऊदी अरब, 3 महीने के लिए सऊदी अरब जा रहा है किसी काम से। उसने मेरे को बोला भाई अपनी जो स्विफ्ट गाड़ी है वो मैं तुम्हारे पास दे जाऊं, तुम्हारे बिजनेस पे रख जाऊं, क्योंकि मेरे घर पे तो 3 महीने तक खड़ी रहेगी तो कुछ खराब हो सकता है। मैं चाबी भी तुम्हें दे जाता हूँ, अब चलाना कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने तक आप यूज करो इसे। मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है। अब मैं वो कार अपने बिजनेस में लाके खड़ी कर लिया, मैं चलाता भी हूँ, सुबह शाम में चलाता भी हूँ।
क्या ये मेरा असेट्स है? क्यों मेरा असेट्स क्यों नहीं है? मैंने खरीदा नहीं, चुराया होता तो मेरा होता कि नहीं? देखो सीधी सी बात है, अगर आपका वो वो जो बिजनेस है, अगर वो उसकी मालिक है, उस सामान की मालिक है बिजनेस, तो फिर अपने आप क्या बन जाएगा? बिजनेस का असेट्स। अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। जैसे मेरी बात करो तो वो कार मेरी थी नहीं, मैंने तो अपने मेरी दोस्त की पड़ी हुई थी मेरे पास, तो वो मेरे लिए असेट्स नहीं बनेगी। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है? तो दो चीज अभी तक, दो कंडीशन मैंने बताई, कोई भी चीज वैल्यूएबल होनी चाहिए, दूसरी चीज ओन्ड बाय द बिजनेस, वो आपकी बिजनेस होनी चाहिए। एक सिंपल सी बात करते हैं, इस बिल्डिंग की बात कर लो। ये बिल्डिंग बताओ जरा, ये बिल्डिंग मैंने रेंट पे ले रखी है, क्या ये मेरा असेट्स है? बताओ। मैं इसे यूज कर सकता हूं, बट अपनी बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरी बिल्डिंग नहीं है। समझ आया? तो मेरी बिल्डिंग नहीं है, हाँ रेंट में दे रहा हूं, बट ये मैं इसका मालिक नहीं हूं। ठीक है, रेंट दे रहा हूँ, रेंट खर्चा है, मेरे बुक में आएगा, बट मेरी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब आप कहोगे ये क्या होता है, बुक क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, P&L अकाउंट क्या होता है, वो सब धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आप समझ लो कि दो चीज होनी, बल्कि तीन चीज होनी चाहिए। कोई भी चीज आपका असेट्स तभी बनेगा, पहली चीज जब वो वैल्यूएबल हो। वैल्यूएबल मतलब आपके काम की चीज होनी चाहिए, घटिया चीज, रद्दी चीज, खराब चीज, वो आपका असेट्स नहीं है। दूसरी चीज ओन्ड बाय द बिजनेस, जो आप उसके मालिक होने चाहिए। और तीसरी चीज आप उसको पैसे में बता पाओ। आप बोलोगे यार ये पैसे में कैसे बताएंगे, ये वाली बात समझ नहीं आई। पैसे में बता सको मतलब, जैसे मान लेते हैं मैं ये कह रहा हूं ये पंखा मेरा असेट्स है, ठीक है, तो फिर आप जस्ट पूछोगे कि भाई पंखा आपका असेट्स है, तो तीनों चीज चेक करना है। पहला वैल्यूएबल होना चाहिए, वैल्यूएबल है, हाँ बिल्कुल। दूसरा क्या मालिक, ओन्ड बाय द बिजनेस, क्या आप इसके मालिक हो? हाँ। तीसरा, क्या इसको पैसे में बता सकते हो कितने रुपए का पंखा है? अब आप बोलोगे कि भाई एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं, बट अंदाजा तो बता सकते हो, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो होगी। भाई मार्केट में कितने का बिक जाएगा वो तो बता सकते हो आप, या आज खरीदने जाओ ऐसा पंखा तो कितने का मिल जाएगा, वो वैल्यू तो बता सकते हो ना। तो इस पंखे की वैल्यू आप बता सकते हो, तो इसीलिए ये क्या बन गया? असेट्स। यानी किसी भी चीज को असेट्स होने के लिए तीन कंडीशन तो होनी चाहिए, अगर ये तीन में से एक भी कंडीशन नहीं हुई तो असेट्स नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, और आप मुझे बताना कि ये चीज असेट्स है कि नहीं है, ठीक है? चलो मान लेते हैं मैंने डिसाइड किया कि देखो सीए बन के कोई फायदा नहीं है, और सच में फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है सीए बन के, पैसे वैसे नहीं मिलते। एक पिज्जा की दुकान खोलते हैं, बढ़िया चलेगी और लोग बहुत खाते हैं। तो मैंने एक पिज्जा की दुकान खोली। अब पिज्जा की दुकान खोलने के लिए मैंने सबसे पहले क्या खरीदा? बिल्डिंग। ये पूरी बिल्डिंग है मेरी, बताओ जरा ये बिल्डिंग मेरी असेट्स है कि नहीं? मैंने बिल्डिंग खरीद ली, वो असेट्स से तीनों कंडीशन पूरी हो जाएगी। चलो अब मैंने इसके अंदर में वो करवाया, इंटीरियर लगवाया, बहुत सारे इंटीरियर समझते हो ना, डिजाइन वगैरह, बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए उसमें। फूल पौधे वैसे नहीं लगते, मगर जो भी चीज लगाया मैंने, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बताओ? असेट्स हैं, वो भी मेरे असेट्स हैं। चलो अब बात करते हैं कि मैंने सोचा एक मशीन ले आता हूं भाई, क्योंकि पिज्जा बनेगी कैसे, तो एक मैंने बड़ी सी मशीन ले आई, क्या ये मेरा असेट्स है? आप बोलोगे हाँ, तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, वैल्यूएबल है, और दूसरी कंडीशन क्या, आप मालिक भी हो इसके, और तीसरी कंडीशन क्या, इसको आप पैसे में भी बता सकते हो कि ये मशीन कितने की है। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे बहुत सारे टेबल ले आए, चेयर ले आए, ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे बैठ के खाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लगा दिए मैंने बिजनेस में, क्या ये मेरा असेट्स है? फिर मैंने कहा कि यार इसमें भी फायदा नहीं है, बिजनेस ही नहीं चल रहा, लोग आते हैं 2-2 घंटे बैठते हैं, 100 रुपए का पिज्जा खाते हैं बस, तो मेरा बड़ा नुकसान हो रहा था। तो मैंने कहा डिलीवरी ऑप्शन दे देता हूँ, आप घर बैठे अपना पिज्जा मंगाइए। फिर भी काम नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा और थोड़ा तगड़ा करता हूं, आधे घंटे में डोमिनोज वाली कॉपी, आधे घंटे में आपके घर पहुंचा दिया तो ठीक है, नहीं तो फ्री। अब ये चीज भी मैंने बोल दी। अब इसके बाद ऑर्डर आने लगे बहुत तगड़े तगड़े, और ऑर्डर भी गली वाले ही करते, और अगर कहीं बाहर रहते हो तो भी गली में घुस के ऑर्डर करते। तो जब भी ऑर्डर आ रहे थे गली के ही आ रहे थे मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा अरे यार ये एक और 3-4 बाइक वाले, बाइक रखी है मैंने। बाइक क्या है बताओ, मेरी असेट्स है, बाइक भी असेट्स है। और राइडर जो आदमी होते हैं जो चलाते हैं, वो ले जाके यहाँ से बाइक से डिलीवरी भी देते थे, लेकिन भाई मजाल कि आधे घंटे में पहुंच जाए, वो हमेशा लेट पहुंचते थे, और लेट पहुंचते तो मेरे सारे के सारे फ्री में जा रहे थे। अब मुझे समझ आ गया कि भाई गड़बड़ है, तो मैंने एक राइडर रखा, बहुत तगड़ा राइडर, उसके लंबे लंबे बाल थे, और वो क्या करता था, जैसे ही आपके पास मेरा ऑर्डर आता वैसे ही वो राइडर बाइक लेता और उड़ाते हुए सीधा गली में ही घुसता और सीधा ऑर्डर दे देता है। अब इसको पता चल गया था, अब बताओ ये तगड़ा राइडर है जो मेरी डिलीवरी दे रहा है। अब इस राइडर का बताओ ये मेरा असेट्स है कि नहीं? क्यों? मैं उसका ओनर नहीं हूं। देखो वैसे एक कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो मैं तीनों चीजें बता देता हूं। सबसे पहले बताओ वो राइडर मेरे लिए वैल्यूएबल है कि नहीं? बिल्कुल वो राइडर आपके लिए वैल्यूएबल है भाई, उसके बिना तो आपका बिजनेस ही नहीं चल रहा। दूसरी बात,
क्या मैं उसका मालिक हूं? देखो ये डिबेट वाली बात है। आप कहोगे कि कुछ पैसे देके किसी के मालिक बन सकते हो क्या? तो ये डिबेट वाली बात है। बट अभी मान के चलते हैं कि चलो भाई ठीक है, मालिक बन गए उसके, ठीक है, अभी मान के चल रहा हूं मैं कि हम उसके मालिक हैं। लेकिन तीसरी बात, क्या उसको पैसे में बता सकते हो कि कितने रुपए का वो आदमी है? अब आप कहोगे एक मिनट देखता हूं, गोरा है, लंबा है, बाल भी तगड़े हैं इसके, कम से कम 4 लाख का तो होगा, क्या ऐसा बोल सकते हो आप? है? तो अगर आप किसी की वैल्यू नहीं बता सकते तो वो आपका असेट्स नहीं बनेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर आप में से कोई सीए कर रहा है तो सीए इंटर में या सीए फाइनल में एक चैप्टर है एचआर करके, ह्यूमन रिसोर्स, उसमें क्या है, डिबेट चल रही है और उसमें क्या बात करते हैं कि भाई ये जो आदमी है ना, ये आपका असेट्स है। तो उस चैप्टर के हिसाब से उसको क्या माना गया है? असेट्स माना गया है। एक डिबेट है, मतलब दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आदमी कभी असेट्स बन ही नहीं सकता, और कुछ लोग कह रहे हैं भाई आदमी असेट्स है, बल्कि सबसे मेन असेट्स है बिजनेस का आदमी। अगर आदमी नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? तो कई लोग उसको असेट्स मान रहे हैं, कई लोग नहीं मान रहे हैं। तो दो अलग अलग गुट बन गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है आदमी असेट्स, कुछ लोग कहते हैं। अब आप कहोगे कि भाई हमें क्या करना है ये बताओ। आपके हिसाब से नहीं है, क्योंकि अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ है। तो ज्यादातर जो लोग कहते हैं वो कहते हैं असेट्स नहीं है आदमी। तो अभी तक हमारे हिसाब से आपको क्या पढ़ना है कि आदमी असेट्स नहीं होते, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई जो थोड़ा सा आइडिया ही दे दो, जो सीए वाले डिबेट कर रहे हैं, सीए ने एक चैप्टर भी डाल दिया इसके ऊपर, उसमें क्या है, उससे कैसे वैल्यू कैसे निकालते हैं उस आदमी की, कैसे वैल्यू निकालते हैं? किडनी उडनी का पैसा लगाते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम कहते हैं उसको हम पूरे साल में सैलरी, पूरी जिंदगी जब तक हमारे पास काम करेगा, जब तक सैलरी कितनी देंगे, तो जितनी सैलरी देंगे उतनी वैल्यू का असेट्स है। ये मतलब ऐसा कुछ कंडीशन रख के उन्होंने एक चैप्टर बना दिया है। जिस मतलब कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो जो कहते हैं होना चाहिए उन्होंने एक चैप्टर बना दिया, और सीए को तो सब पढ़ना पड़ता है, तो उन्हों को डाल दिया गया कि भाई ये चैप्टर भी पढ़ ही लो। लेकिन ध्यान से सुनना, आपके हिसाब से आपसे कोई पूछे तो आप बोलना असेट्स नहीं है आदमी। समझ आ गया? तो क्लियर हो गया कि भाई कैसे पहचानोगे कोई चीज असेट्स है, कोई चीज नहीं है। अब कुछ वर्ड्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको याद होने चाहिए। चलो, अब 2-3 मिनट डिस्कशन होगा। अब ये मेरे को अच्छे से समझा देना, आप लोग समझाना, इसके बाद खत्म करते हैं चीजों को। चलो एक बात बताओ, ये मेरी शॉप है और मेरा नाम है संतोष, ठीक है। ये मेरी शॉप है और ये एक बड़ी दुकान है। इस दुकान का नाम है रमन, रमन की शॉप है ये। अब मेरे को कुछ चाहिए, मान लेते हैं मेरे को मोबाइल चाहिए, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 10 मोबाइल चाहिए, 10,000 रुपए का, यानी 1 लाख रुपए का सामान चाहिए। मैंने रमन को बोला भैया 1 लाख रुपए का सामान दे दो। रमन ने मेरे को क्या दे दिया? 1 लाख का सामान सेल कर दिया रमन ने, और मेरे को बोला कि भाई पैसे, मैंने बोला भैया पैसे बाद में ले लेना, और रमन ने बोल दिया ठीक है भाई 2 महीने बाद ले लूंगा पैसे, और मैं भी मान गया और मैं लेके चला गया सामान। अब जरा सोच के बताओ, मेरे लिए रमन क्या है? मेरे लिए रमन क्या है? अब ये वर्ड याद रख लो आज, अगर किसी कोई कॉमर्स लाइन का है, कई बार कॉमर्स वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड में, तो एकदम दिमाग में बिठा लो। मेरे को अगर किसी को पैसा देना है तो मेरे लिए क्या है? ये क्रेडिटर्स। लोन वाला नहीं, लोन तो समझ आता है ना, ये सामान खरीदा है और बदले में पैसा नहीं दिया, बाद में दूंगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर्स। क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर्स। समझ आ गया? अच्छा अब ध्यान से सुनो, अब अगर मान लेते हैं रमन मान गया मेरे मुंह पे, मैंने बोला भैया देखो मेरा शरीफ सा मुंह है, देखो मैं पैसा नहीं लेके भागता, किसी का पैसा दे मेरे को दे दो, और रमन मान गया कि ठीक है भाई ले जाओ, और मैं लेके आ गया घर पे, तो मैं क्रेडिटर, मेरे लिए रमन क्रेडिटर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रमन को भरोसा ही ना हो, मैं बोलूं कि भैया 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा, रमन बोले अच्छा रुक जा 1 मिनट बैठ। रमन ने एक पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कभी किसी ने सुना बिल्स ऑफ एक्सचेंज? 11th क्लास में होता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसे सिंपल में मैं बिल बोलता हूं कि बिल बना दिया एक, और उसमें बहुत सारी चीजें लिख दी कि भाई संतोष ने मेरे से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है और इतने तारीख को मुझे 1 लाख रुपए दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे रमन ने मेरे से बोला साइन कर, मैंने यहाँ पे साइन कर दिया, ठीक है, सुंदर सा। और साइन करने के बाद ये बिल की एक कॉपी, मतलब ये बिल वो वाला बिल नहीं है जो इनवॉइस वाला बिल, वो वाला बिल नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज है ये। अभी क्या होता है आगे चल के समझेंगे, बट वो मैंने रमन को साइन करके दे दिया, हाँ भैया अगर मैं पैसा नहीं दूंगा केस कर देना मेरे ऊपर, इस बिल के हिसाब से आप मेरे ऊपर केस कर देना। समझ आ गया? अब ये बिल अगर मैंने लिखवा लिया तो अभी भी मुझे उसको, सॉरी रमन ने लिखवा लिया तो अभी भी मुझे रमन को पैसे देने हैं, लेकिन अब वो क्रेडिटर्स नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? बिल्स पेबल। कुछ बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? सिंपल सी बात, मुझे किसी को पैसा देना है, क्यों देना है? क्योंकि मैंने उससे कुछ सामान खरीद के लाया, पैसे नहीं दिए, तो बाद में देना है।
ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है कि ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। भाई मेरे को उसको पैसा देना है, वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। लेकिन लाइबिलिटी का नाम क्या है ये बताओ। तो ध्यान से सुनो, अगर मुझे उसे पैसा देना है और वो मान गया है, वो तैयार है, कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे दे देना आराम से, तो मेरे लिए वो क्या है, क्रेडिटर्स। मेरे लिए क्रेडिटर्स है, मुझे पैसा देना 2 महीने बाद। लेकिन अगर वो कहता है भाई ऐसे कैसे, रुक जा साइन कर, और वो उसने लिख दिया सब कुछ, मैंने साइन करा कोर्ट से ऑथराइज, ये कोर्ट की मोहर लगती है, नोटराइज होता है ये, कोर्ट में जाके आप बनवाते हो प्रॉपर इसे। तो ऐसे केस में मेरे लिए क्या बन गया है, बिल्स पेबल। समझ आ गया, दोनों लाइबिलिटी है, आपको नॉर्मली देना है तो क्रेडिटर्स, और अगर आपने साइन कर दिया है तो फिर क्या बन जाओगे आप, बिल्स पेबल। समझ आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर है पॉइंट ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई मेरी तरफ से कि मुझे देने थे पैसे, लेकिन रमन को तो पैसे लेने थे ना, तो रमन मेरे को क्या बोलेगा बताओ जरा। रमन मेरे को बोलेगा, मैं रेड पेन से लिखता हूं रमन के लिए जो भी चीजें हैं, रमन को तो पैसे लेने हैं, तो रमन के लिए ये असेट्स हुआ ना, संपत्ति। भाई मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, तो मेरा क्या हुआ, वो असेट्स, मेरी संपत्ति। ये बात तो समझ आ रही है, ये पॉइंट क्लियर है या इसमें भी कोई डाउट है। और मेरे को जिससे पैसा लेना है उसको मैं क्या बोलूंगा, डेटर। क्या बोलूंगा, डेटर। यानी मुझे अगर संतोष से पैसा लेना है, मैं अब मेरे को मानो कि मैं रमन हूं, मेरे को तो सामने वाले से पैसा लेना है ना, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, डेटर। क्या बोलूंगा, DEBTORS। इसमें पता नहीं क्या साइलेंट होता है, क्या साइलेंट होता है, बी साइलेंट होता है, डेटर्स बोलते हैं हम इसको, तो डेटर्स है। समझ आ गया, यानी मुझे किसी से पैसा लेना है, मुझे किसी से पैसा लेना है तो मैं उसे बोलूंगा डेटर्स। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, मुझे पैसा लेना है, मेरे को भरोसा है तो मैं डेटर वो मेरा डेटर है, मैं उससे पैसे मांग लूंगा। लेकिन भरोसा नहीं है तो फिर क्या करूंगा, बिल लिखवाया, और बिल लिखवाया तो क्या बोलूंगा, बिल्स रिसीवेबल। तो ये 4 वर्ड तो आज के आज याद हो जाने चाहिए, अभी अभी याद करके ही चलेंगे इसको। क्रेडिटर्स यानी कि किसी को पैसा देना है, मैं एक बार और भी किसी पेन से इसमें लिख देता हूं। क्रेडिटर्स का मतलब पैसा देना है, और इसका मतलब क्या होगा, पैसा लेना है। कुछ समझ आया। अच्छा ये दोनों क्या बनेंगे आपके, लाइबिलिटी, क्योंकि आपको पैसा देना है किसी को, तो आप क्या बोला जाएगा, लाइबिलिटी। और अगर किसी से पैसा लेना है तो क्या बनेगा, असेट्स। ये बहुत बेसिक चीज है और 11th क्लास में सिखाई जाती है, बट मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तो जीरो से ही सिखाऊंगा, तो मैं जीरो से ही सिखा रहा हूं, और बताना भी पड़ेगा ये सारी चीजें, कहीं कोई भूल गया हो फिर कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि भाई सब चीज सीख लो, और 1-2-10-15 मिनट की तो बात है, फालतू लग जाएंगे 10-15 मिनट, बट हर चीज बतानी पड़ेगी। चलो मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार, सीधी सी बात है, मैंने किसी से सामान खरीदा, मैंने किसी से सामान खरीदा और मैंने बोला भैया बाद में पैसे ले लेना, और वो मान गया, वो कह रहा है कितना शरीफ लड़का है, बाद में दे देना। ऐसे में वो क्या बन जाएगा, मेरे लिए, मुझे पैसा देना, ध्यान रखना, मैं पैसा दूंगा तो मेरे लिए वो क्या है, क्रेडिटर्स। मैं उसको बोलूंगा क्रेडिटर्स, मुझे उसे पैसा देना है। अच्छा अब सुनो, अगर वो कह रहा नहीं नहीं मेरे को विश्वास नहीं है भाई, तेरी शकल से चोर लग रहा है, फिर ऐसे सीन में क्या होगा, वो बिल्स पेएबल, बिल्स पे सब कुछ लिखा लेगा, और वो क्या कहलाएगा, बिल्स पेएबल। समझ आ गया, मेरे लिए, मुझे उसे पैसा देना है, या तो क्रेडिटर्स या तो बिल्स पेएबल। ये पॉइंट तो क्लियर है। अच्छा मुझे किसी से पैसा लेना है, फिर अच्छा लेना कब होगा पैसा, जब आपने उसको उधार सामान बेचा है। ध्यान रखना, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, ये वर्ड तभी आएंगे जब आपने उधार खरीदा है या उधार बेचा है, तभी की बात होगी, ठीक है। तो डेटर वर्ड कब बोलोगे, जब पैसे लेने हैं, यानी आपने उधार बेचा होगा, आपने उधार बेचा होगा और फिर आप उससे बोल रहे हो पैसे दे दो, तो वो क्या बोलेगा, आप उसे क्या बोलोगे, डेटर। लेकिन अगर आपको उससे पैसे लेने थे लेकिन आपको भरोसा नहीं था, आपने लिखवा लिया, तो फिर क्या बोलोगे उसे, बिल्स रिसीवेबल। समझ आ गया। अब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में तो कंफ्यूज नहीं हो गया, क्योंकि पेबल का मतलब देना पता चल रहा है, रिसीवेबल का मतलब लेना, ये भी पता चल रहा है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है, क्रेडिटर्स और डेटर्स में। कुछ को याद होगा और कुछ को लगता होगा कि यार मैं तो कंफ्यूज हो गया, क्या होता है क्रेडिटर्स, क्या होता है डेटर, भूल जाता हूं बार बार, डेटर क्रेडिटर भूल जाता हूं। तो ऐसे केस में याद रखने के लिए एक सिंपल सी बात आपको बोल देता हूं। सिंपल सोच लो कि पहले खरीदोगे कि पहले बेचोगे, पहले तो ये बताओ। पहले खरीदोगे तो खरीदने से रिलेटेड जो चीज होगा वो क्रेडिट, सी से शुरू होगा, क्रेडिटर। और बेचोगे तो फिर क्या शुरू होगा, डी। भाई सी के बाद आता है डी। पहले खरीदोगे फिर बेचोगे, तो उससे रिलेट कर सकते हो कि खरीदने से रिलेटेड सी आ गया यानी क्रेडिटर्स, और बेचने से रिलेटेड डी आ गया यानी डेटर्स। ये तो मैंने एक रटने वाली बात बता दी, बाकी अगर आपको पहले से याद है तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो तो सिंपल है आपके लिए कि भाई डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। अगर पहले से याद नहीं था तो आज आपको अभी याद करना पड़ेगा। समझ आ गया। तो क्या मैंने बताया, असेट्स, और क्या बताया लाइबिलिटी, क्या होता है डेटर, क्या होता है बीआर, क्या होता है क्रेडिटर, क्या होता है बीपी। इसमें कोई डाउट है
या समझ आ गया? बोलो। ठीक है, एक पॉइंट और, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं लाइबिलिटी का, समझ रहे हैं हम। तो क्रेडिटर्स आपको पता चल गया अब क्या होता है लाइबिलिटी। बिल्स पेबल क्या होता है पता चल गया। क्रेडिटर्स मतलब उधार खरीदा है, और बिल्स पेबल भी सेम ही होता है। बैंक लोन पता है पहले से। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अच्छा, आपके बैंक में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो क्या बोलोगे आप उसे? आप क्या बोलोगे? बैंक बैलेंस, सुना है ना? भी कितना बैंक बैलेंस है? 10,000 रुपए। इतना सारा रुपए मेरे अगर अकाउंट में पड़ा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा? ये मेरा बैंक बैलेंस है। अच्छा ये बताओ, ये असेट्स है कि लाइबिलिटी है मेरी? बताओ। असेट्स क्यों? भाई आपको बैंक से पैसा लेना है ना, जो आपने, आपकी संपत्ति है ना, आपने बैंक में रख रखा है, बाद में आप मांग लोगे जब मर्जी, जब आज चले जाओ, पर्ची भर दो, साइन मैच करा दो बस। साइन ही तो मैच कराना होता है, साइन मैच करा दो, मिल जाएगा आपके 10,000 रुपए। समझ आया? तो उसे बोलते हैं बैंक बैलेंस, और वो आपका असेट्स होता है। लेकिन कई बैंक में कभी किसी के माइनस में पैसा गया है? कोई होगा, कोई तो धुरंधर होगा यहाँ पे जिसने माइनस में ले चला गया होगा अपना बैंक अकाउंट। कोई भी नहीं है। तो मेरा गया था, मैं बताता हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं बताता हूँ, पहले तो समझाता हूँ आपको। पहली बात, आपका बैंक अकाउंट माइनस में तभी जाएगा जब आपके पास करंट अकाउंट हो। आपको पता है ना, दो अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है बताओ भाई? जो आपने खुलवा रखा होगा अपना, जो आपने खुलवा रखा होगा पैसे। सेविंग अकाउंट क्या होता है? बैंक में जब भी आप खोलने जाते हो तो आप पूछता है ना, या बैंक छोड़ो, एटीएम गए हो, जब एटीएम में कार्ड लगाते हो तो वहां पे सेविंग करंट आता है ना ऑप्शन। तो आपने क्या अभी तक चुना है? पहले तो मेरे को समझ नहीं आता था ये क्या है, इसमें कौन सा लगाना है, कौन सा वाला दबाऊं। लेकिन सेविंग का मतलब होता है जिसने, मैंने अपना अकाउंट खुला रखा है, मैं अपना पैसा रखना चाहता हूं, तो सेविंग है। लेकिन अगर आपने बिजनेस के लिए खुलवा रखा है तो उसे क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट, बिजनेस के लिए। तो मेरा संतोष पाल के नाम से जो अकाउंट खुलेगा वो सेविंग का होगा, पर जो सीए संतोष पाल क्लासेस के नाम से खुलेगा वो कौन सा होगा? करंट अकाउंट। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? दोनों बिजनेस अलग अलग है, और मैं वैसे समझा रहा हूं आपको। अब ध्यान से सुनो, सेविंग में तो माइनस में नहीं जा सकता। मतलब मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, और मान लेते हैं कि कोई आदमी आता है मेरे को, बोलता है पैसा दे। मैं बोला कितना? कह रहा 15,000 दे। अब मेरे पास है ही नहीं 15,000, कहां से दूं? तो मैं 15,000 का एक चेक काट देता हूं। मान लेते हैं वो चक्कू लेकर आया है, तो अब तो काट नहीं, अब वो बोल रहा है 15,000, तो मैं चुपचाप क्या लिख दूंगा? 15,000 रुपीज ओनली, 15,000 यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पे ऐसे सुंदर सा साइन करके दे दूंगा। ऐसा ही है, मैंने दे दिया। अब वो लेके गया बैंक में, और बैंक में ले जाके बोलेगा भाई चेक डालेगा, क्या ये चेक बाउंस हो जाएगा? क्योंकि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं? 10,000। आप 15,000 का चेक दे ही नहीं सकते। सेविंग अकाउंट कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। अच्छा, अब आप बोलोगे फिर आप अभी क्यों पूछ रहे थे हमसे कि भाई आपका माइनस में है कि नहीं? बैंक चार्जेस की वजह से माइनस में चले जाते हैं। ये जैसे 100 रुपए चार्ज कटा, आपके अकाउंट में 0 है तो माइनस का 100 वैसे ही जाता है, नॉर्मली चेक वगैरह करने पे नहीं जाता। ठीक है, तो सेविंग समझ आया। अच्छा, करंट क्या होता है? करंट होता है बिजनेस का अकाउंट। बिजनेस का अकाउंट, या जैसे मेरा अकाउंट है बिजनेस का, तो ऐसे में कुछ लिमिट मिल जाती है। करंट अकाउंट वाले को कुछ लिमिट दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं बैंक वाले ने मेरे को 50,000 रुपए की लिमिट दे दी कि भाई साहब आप बैंक का पैसा 50,000 रुपए तक माइनस में रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, सेविंग में आपको ब्याज मिलता है क्योंकि आप पैसे रखते हो, बट करंट में, पहली बात तो मैं बता दूं, करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, बल्कि आपने अगर पैसे माइनस में रखे तो आपको ब्याज देने पड़ते हैं। अगर पैसे आपने माइनस में रखे तो आपको ब्याज देना पड़ता है बिजनेस को, ठीक है, बैंक वाले को। अब ध्यान से सुनो, ऐसे केस में अगर मेरे को 50,000 तक की लिमिट मिली हुई है और मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तो क्या मैं 15,000 का चेक काट के दे सकता हूं? हाँ बिल्कुल, मैं 15,000 का चेक काट के दे दूंगा। और जैसे ही मैंने चेक काट के दिया, बैंक वाला चेक पास भी कर देगा, और मेरा अकाउंट कैसे कर देगा? माइनस का 5,000, कि भाई साहब 5,000 रुपए माइनस का है, और आप कुछ दिन में पैसा दे देना मेरे को। मेरे जो कंडीशन होगी वो ये होगी, कुछ दिन में जब मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं बैंक वाले को वापस कर दूंगा। समझ आ गया? लेकिन इसके लिए मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है कि भाई माइनस में रखोगे तो आप इंटरेस्ट दोगे। इसको बोलते क्या है? बैंक में अगर पैसे प्लस में हो तो बोलते हैं बैंक बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैंक बैलेंस। लेकिन अगर बैंक में माइनस में पैसे हो तो उसे क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, अब ओवरड्राफ्ट वर्ड कैसे आया? देखो, बैंक ओवर का मतलब होता है ज्यादा, और ड्राफ्ट का मतलब ज्यादा निकाल लिए। तो अगर बैंक से ज्यादा निकाल लिया तो क्या बोला जाएगा उसको? बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये माइनस में पैसे होते हैं। इन दोनों में से बता सकते हो कौन सा असेट्स है, कौन सा लाइबिलिटी? बैंक बैलेंस असेट्स है क्योंकि आपका संपत्ति पड़ी हुई है, और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है क्योंकि आपको बैंक वाले को वापस करना है। समझ आ गया? तो ये चीज मैं आपको लाइबिलिटी समझा रहा था कि भाई क्रेडिटर्स क्या होते हैं, कुछ वर्ड पे आज बात चल रही है बस।
बिल्स पेबल क्या होता है, बैंक लोन क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, यहां तक की सारी बातें क्लियर है। और अनपेड वेजेस क्या होता है। अब ये चीज मैंने आपको बताया नहीं है, बट मैं सिंपल सा समझा देता हूं। अनपेड कम से क्या पता चल रहा है आपको, नहीं दिया। और वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी। अब एक तुम्हें एक बात आइडिया दे देता हूं तुम्हें। मैंने एक आदमी को बुलाया, ऐसे ही घूम रहा था, मैंने बोला भाई पेंट कर दे ये पूरा। वो बोला कि भैया 2,000 लूंगा। मैंने कहा अरे कर, तो करना शुरू कर दिया, पूरा कर दिया। फिर मैं बोला चला जा बाद में दूंगा। अब उसको पैसा ही नहीं दे रहा मैं, 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन। बताओ उसको क्या बोलते हैं, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। तो मजदूरी है, लेकिन ये मजदूरी कैसी है, अनपेड। मैंने अभी उसी को पैसा दिया नहीं है, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, ये लाइबिलिटी है क्या, भाई काम तो करवा लिया है ना, तो अब आप कभी ना कभी तो पैसा दोगे ना उसे। तो अनपेड वेजेस क्या हो जाता है, लाइबिलिटी। तो ऐसे बहुत सारे लाइबिलिटी होते हैं। अब आप बोलोगे क्या ये 5 ही लाइबिलिटी है जो आपने 5 लिख रखे हैं, भाई 5 क्या, एक बिजनेस में 500 लाइबिलिटी हो सकती है, 500 तरह की लाइबिलिटी हो सकती है। लेकिन मैंने सिर्फ वही वर्ड यूज किए हैं जो सबसे ज्यादा हर बिजनेस में होंगे, क्योंकि देखो हर बिजनेस में क्रेडिटर बीपी तो होंगे। नॉर्मल सी बात है, एक बिजनेस उधार खरीदता है तो अपने आप बन जाएगा क्या, क्रेडिटर्स बीपी। एक बिजनेस बैंक से भी लोन लेता है, एक बिजनेस बैंक में माइनस में भी पैसे रख सकता है, और एक बिजनेस किसी से काम करवा के पैसा ना दिया, अभी नहीं दिया बाद में देगा, तो ये भी हो सकता है। जैसे एक नॉर्मल सी बात है, जॉब की बात, अगर आपके पापा की बात करी जाए तो आपके पापा कहीं जॉब करते हैं, क्या पता बिजनेस कर रहे हो, लेकिन मान लेते हैं जिनके पापा जॉब करते हैं, वो जॉब जैसे महीना खत्म हुआ 30 तारीख, तो एक को सैलरी मिल जानी चाहिए। लेकिन कई बार कितने तारीख को मिलती है, 10 तारीख को। तो 10 तारीख तक उनका जो सैलरी है वो कंपनी के लिए तो उधार ही है ना, कि भाई सब टाइम तो हो गया लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो ये सारे लाइबिलिटी होती हैं, और बहुत ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो ये 5 थे जो आपको समझने ही चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे नए नए लाइबिलिटीज आएंगी वैसे वैसे बताते जाएंगे आपको। समझ आया ये मैं क्या कह रहा हूं। तो आज आगे मैं कोई पॉइंट नहीं बता रहा हूं, बट एक बार एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर में, कि भाई आज हमने क्या क्या सीखा। और आपको जो भी डाउट है आज अभी पूछ लेना, अगले दिन के लिए कोई काम नहीं रोकना। फिर भी घर पे जाके रिवीजन करते समय कोई चीज भूल गए तो अगली क्लास में पूछना, लेकिन अभी अभी कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो। तो मैं फटाफट एक बार क्लियर करता हूं सारी चीजें। भाई अकाउंटेंट का काम क्या होता है, अकाउंटेंट का काम होता है बिजनेस में देखना जो भी हो रहा है उसको रिकॉर्ड करो, लेकिन वो कोई से भी ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो पहचान लोगे क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, नहीं, बहुत मुश्किल है कि पूछा जाए। इवेंट क्या होता है, जो मैंने ट्रांजेक्शन की उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरा इवेंट कहलाता है। क्या ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ ये जॉब पे तो काम आएगा ना, जब आप जॉब करने जाओगे तब तो काम आएगा। और आप यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो, भाई आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू तो उसका एक प्रोसेस है, एक हिस्सा है छोटा सा। इंटरव्यू तो एक छोटा सा हिस्सा है ना, आपका मेन काम क्या है, जॉब करना ना, तो उसके हिसाब से तैयार हो, सिर्फ इंटरव्यू के हिसाब से तैयार नहीं होना, ठीक है। नहीं भी पूछा जाएगा तो क्या हुआ, हमारी लाइफ में काम आएगा, हमें सीखना है। आगे बात करते हैं, अकाउंट क्या होता है पता है, अकाउंट होता है खाता, हर चीज का। एक आप अकाउंटेंट हो, आपको हर चीज का खाता बनाना पड़ेगा, हर चीज का, यानी कैश का भी, बिल्डिंग का भी, क्रेडिटर्स का भी, बैंक का भी, बैंक ओवरड्राफ्ट का भी। समझ आया, तो हर चीज का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं कि कैपिटल क्या होता है, बताओ। भाई ओनर ने जो भी पैसे बिजनेस में लगा रखे हैं वो सारा उसका क्या कहलाएगा, कैपिटल, ठीक है। और बात करते हैं ड्राइंग क्या होती है। भाई मैंने बिजनेस में जो भी पैसे लगाए थे उसमें से कुछ भी निकाल लिया, वो मेरा ड्राइंग है। तो लगाना चाहे पैसा हो चाहे संपत्ति हो, असेट्स हो, वो सारे के सारे आपके कैपिटल बोले जाते हैं। और निकालोगे चाहे पैसा निकालो चाहे सामान निकालो, वो सारा क्या कहलाएगा, ड्राइंग। क्लियर है। चलो और बात करते हैं कि लाइबिलिटी क्या होती है, बताओ। आप बोलोगे सिंपल, मुझे बाहर वाले को कुछ भी देना है वो मेरी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी। मेरे को बाहर वाले को कुछ भी देना हो। अब कौन कौन सी होती सकती है लाइबिलिटी, क्या इन पांचों में आगे चल के कंफ्यूज हो जाओगे आप। क्रेडिटर्स, बीपी, बीपी इसको प्यार से बोलते हैं, देखो बीपी, ठीक है। तो क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनपेड वेजेस, इन सब का मतलब पता है, क्लियर है। अच्छा जो कॉमर्स वाला नहीं होगा उसको एक बार में याद करना बड़ा मुश्किल है, बट आज याद हो जाना चाहिए, चाहे यहाँ पे याद करो चाहे घर जाके याद करो। समझ आ गए, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी ये समझाया नहीं है, पर मैंने एसेट्स समझाया। एसेट्स क्या होता है भाई, देखो या तो मेरी कोई प्रॉपर्टी हो या फिर मेरे को किसी से कुछ लेना हो, वो भी मेरा एसेट्स है। मेरे को अगर किसी से पैसे लेने हैं तो वो मेरी संपत्ति नहीं है क्या, ठीक है। कौन कौन सी संपत्ति हो सकती है भाई, असेट्स होने के लिए ये 3 चीज होनी चाहिए, वैल्यूएबल हो, आप उसके मालिक हो, और आप उस चीज को पैसे में बता सको कि ये चीज इतने रुपए का है। बस ये 3 चीज कंडीशन हो जाए तो वो असेट्स बन जाएगा, ठीक है। अब असेट्स भी कई सारे होते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। बाकी मैं बताऊं तो एक झटके में आपको पता चल जाएगा। डेटर असेट्स है, बताया दिया डेटर,
BR असेट्स है, बिल्स रिसीवेबल बताया अभी। कैश असेट्स है, जो आपके पास पैसे पड़े हैं वो भी तो आपकी संपत्ति है। बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी आपकी संपत्ति है। स्टॉक क्या होता है? अरे भाई मैं जो सामान बेचता हूं वो मेरे पास पड़ा हुआ है तो स्टॉक है। आप फ्लिपकार्ट चलाते हो तो आउट ऑफ स्टॉक लिखा होता है, इसका मतलब उनके पास स्टॉक में नहीं पड़ा। और स्टॉक में सामान पड़ा होता है तो इन स्टॉक लिखा होता है, तो स्टॉक में है। तो स्टॉक में होगा तो स्टॉक उसकी संपत्ति नहीं है क्या? बिल्कुल। सेम इसी तरह बिल्डिंग उसकी संपत्ति नहीं है क्या? फर्नीचर, फर्नीचर समझ आता है ना सबको। मोटर व्हीकल, गाड़ी, बाइक, कार, ये ट्रक, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मोटर व्हीकल। तो ये भी तो असेट्स होते हैं, ये भी तो संपत्ति होती है। तो ऐसे ही और भी चीजें हम सीखेंगे अगली क्लास में। अच्छा मैं बता दूं, मुश्किल चीजें खत्म हो गई हैं, अब सिंपल सिंपल चीजें बच रही हैं। अब आप बोलोगे ये मुश्किल थी, ये तो सिंपल थी, बट इससे भी ज्यादा और सिंपल सिंपल चीजें बच रही हैं। तो अगली क्लास जो होगी हमारी, मैक्सिमम आधे घंटे में हम जो सिंपल वाले टॉपिक हैं वो तो खत्म कर लेंगे। और उसके बाद हम कल से ही जीएसटी, मतलब कल नहीं परसों जो हमारी क्लास होगी, जीएसटी के बेसिक समझना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप में से कई लोगों को ये वाले बेसिक तो पता होंगे, लेकिन आपको जीएसटी के बेसिक नहीं पता। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या होता है इनपुट, क्या होता है आउटपुट, तो हो सकता है आप में से कई लोगों को ना पता हो। या फिर मैं बोलूं क्या होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्या पता इतनी बेसिक चीजें भी ना पता हो। तो अगली क्लास पहले तो छुट्टी नहीं करनी, और अगली क्लास में हम जीएसटी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है? बेसिक समझेंगे। अभी तो हम बेसिक ही शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं। बोलो। ठीक है फिर जा सकते हैं।